यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज हम रिवाइज करने वाले एक टॉपिक दैट इज द टीडीएस एंड टीसीएस, जो कि अमेंडमेंट से भरपूर है। बहुत सारे अमेंडमेंट है। तो आने वाले 1 से 1.5 घंटे तक आप अपने ईयरफोन है वो लगा ले और बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए ईयरफोन लगा के रखे, जिससे कि आपको सब चीजें समझ में आती रहे। तो स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। सबसे पहली चीज, सर टीडीएस कब काटा जाता है? जब कोई भी इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है रिसीवर के हाथ में। अगर कोई इनकम है वो एग्जेम्प्ट है रिसीवर के हाथ में, तो उस केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। बट क्वेश्चन ये आता है, सर टीडीएस कौन से टाइम पे काटा जाता है? मिस टीडीएस है वो टीडीएस कौन से टाइम पे काटा जाता है? क्रेडिटिंग द पार्टी के टाइम पे या एक्चुअल पेमेंट के टाइम पे? तो मैं बता दूं, क्रेडिटिंग द पार्टी मींस बुक्स में एंट्री करना, और एक्चुअल पेमेंट मतलब पैसा रोकड़ा देना। तो टीडीएस कब काटा जाएगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटिंग द पार्टी व्हिचएवर इज अर्लियर। जो दोनों में से अर्लियर वाला इवेंट होता है उस टाइम पे टीडीएस काटा जाता है। लेकिन एक बात बताओ बेटा, उसके टोटल आपके 6 एक्सेप्शन है। कितने एक्सेप्शन है? 6। यहां पे टोटल 6 एक्सेप्शन है जहां पे टीडीएस काटा जाता है ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट। या तो सैलरी है तो सैलरी के केस में, उसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का अगर कोई पैसा मिलता है उसके केस में, विनिंग के केस में, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी है उस केस में, या फिर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट उस पर कंपनसेशन मिलता है उस केस में, या फिर बैंक से आप कैश विड्रॉ करते हो 1 करोड़ से ज्यादा। जो बैंक से कैश विड्रॉ करते हो 1 करोड़ से ज्यादा, तो ये टोटल आपके 6 एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हैं जिसमें एक्चुअल पेमेंट होगा तभी टीडीएस कटेगा। क्रेडिट के टाइम पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, सर टीडीएस में जितनी भी रेट रहेगी, जैसे 2%, 5%, 10%, 15%, मान लो 20-30%, सर ये जितनी भी रेट रहती है वो फ्लैट रेट रहती है या उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सरचार्ज जोड़ना पड़ेगा? तो मैं बता दूं, जितनी भी रेट होगी वो फ्लैट रेट होगी। जितनी भी रेट होगी वो फ्लैट रेट होगी। आपको जैसे 2% बोला है तो 2% से टीडीएस काटना है, 10% बोला है तो 10% से टीडीएस काटना है। लेकिन 2 केस में आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सरचार्ज कंसीडर करना पड़ेगा। एक तो अगर सैलरी का पेमेंट करते हो, जब भी आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी का पेमेंट करोगे तो पेमेंट के टाइम पे टीडीएस काटना है। उसमें क्या करना है आपको, नॉर्मल स्लैब रेट से जब आप टैक्स निकालोगे तो उसमें आपको सरचार्ज अगर लगता है तो सरचार्ज ऐड करोगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद आप टीडीएस काटोगे। और दूसरा, अगर किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को पेमेंट किया जा रहा है, आप किसी भी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को पेमेंट करोगे तो उस केस में आपको सरचार्ज है वो सरचार्ज एज वेल एज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो कंसीडर करना पड़ेगा। सरचार्ज आप तभी कंसीडर करोगे जो पेमेंट किया जा रहा है। सपोज इंडिविजुअल को किया जा रहा है और 50 लाख से ज्यादा है तो उस केस में सरचार्ज कंसीडर करोगे, अदरवाइज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो हमेशा आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, सर अगर मान लो आगे वाला जो पर्सन है पेई ने अपना पेन नंबर नहीं दिया, तो सेक्शन 206AA ये बोलती है कि उसका टीडीएस कौन सी रेट से कटेगा? जो भी टीडीएस की रेट है और 20% व्हिचएवर इज हायर। अगर पेई ने अपना पेन नंबर नहीं दिया, मींस पेई नॉट फर्निशेज पेन नंबर, इन दैट केस टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट द व्हाटएवर रेट प्रिस्क्राइब इन द सेक्शन और 20% व्हिचएवर इज हायर। लेकिन गाइस एक चीज ध्यान रखना, अगर सेक्शन 194O लगती है, सेक्शन 194O कौन सी है? ई कॉमर्स से रिलेटेड है, अपन पढ़ेंगे, दैट इज द न्यू सेक्शन। तो अगर ई कॉमर्स से रिलेटेड 194O लगती है तो वहां पे 20% की जगह 5% हो जाएगा। वहां 20% की जगह 5% होगा, मींस व्हाटएवर रेट गिवन और 5% व्हिचएवर इज हायर। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, ये जो सेक्शन है तुम्हारी 206AA ये नहीं लगेगी। 206AA है वो नॉन रेजिडेंट पे नहीं लगेगी। अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और फॉरेन कंपनी है और उसको स्पेसिफिक इनकम होती है, कौन कौन सी? या तो इंटरेस्ट की इनकम होती है, या रॉयल्टी की इनकम होती है, या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस की इनकम होती है, या डिविडेंड की इनकम होती है, या कोई भी कैपिटल असेट ट्रांसफर करने पे कैपिटल गेन होता है, तो उस केस में नॉन रेजिडेंट को पेन लेने की जरूरत नहीं। नॉन रेजिडेंट ने पेन नंबर नहीं दिया तो भी बेटा ये सेक्शन नहीं लगेगी। तो मैंने क्या बोला? ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। जो भी पेई होता है उस पेई को अपना पेन नंबर देना पड़ता है। अगर उसने पेन नंबर नहीं दिया तो पेयर विल डिडक्ट द टीडीएस एट द रेट whatever rate given in the section या फिर 20% whichever is higher। बट बेटा ये सेक्शन नहीं लगेगी अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी पे ही है और उसको जो इनकम मिलता है या तो इंटरेस्ट का मिलता है, डिविडेंड का मिलता है, रॉयल्टी का मिलता है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का मिलता है, या कोई भी कैपिटल असेट ट्रांसफर किया था उस पर कैपिटल गेन हो रहा है, तो उस केस में ये सेक्शन नहीं लगेगी। वो पेन नंबर नहीं देगा तो भी चलेगा, लेकिन बेटा कुछ इंफॉर्मेशन उसको देनी पड़ेगी। एक तो उसका नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा।
जिस कंट्री में वो रहता है, जिस कंट्री का वो रेजिडेंट है, वहां का उसको एड्रेस देना पड़ेगा। उसके बाद में उस कंट्री का अगर रेजिडेंट है, उसके पास टीआरसी है, अगर टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, तो वो उसको देना पड़ेगा। अगर टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट नहीं है, मान लो उसके पास वहां का पैन नंबर है, वो देना पड़ेगा। वहां का पैन नंबर नहीं है तो वहां का कोई भी ऐसा आइडेंटिफिकेशन नंबर देना पड़ेगा जिससे वो वहां पे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो अगर ये चीजें दे देता है तो उस केस में बेटा उस पे सेक्शन 206 है वो नहीं लगेगी। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना सर, अगर एक बात बताओ कि पेयर ने पेमेंट कर दिया और पेयर ने टीडीएस नहीं काटा, पेयर ने पेमेंट कर दिया, पेयर ने टीडीएस नहीं काटा, तो पेई क्या ऐसा बोल सकता है कि पेयर ने टीडीएस नहीं काटा तो अब मैं भी गवर्नमेंट को टैक्स भरने के लिए लायबल नहीं हूं? नहीं। अगर पेयर ने टीडीएस नहीं काटा तो उस केस में जो पेई रहेगा, जो पैसा रिसीव करता है, उसको टैक्स है वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करना पड़ेगा, ऐसा सेक्शन 191 में बोला हुआ है। उसके बाद में हम एक एक सेक्शन है वो चालू करते हैं और सबसे पहली सेक्शन है 192। 192 इज रिलेटेड टू द टीडीएस ऑन सैलरी। सर सैलरी के केस में अपन हमेशा सेक्शन पढ़ेंगे, उसमें 3 पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले पेयर कौन होना चाहिए, पेई कौन होना चाहिए, रेट क्या होनी चाहिए और एडिशनल पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले पेयर कौन होना चाहिए? पेयर इज एनी पर्सन दैट इज द एम्प्लॉयर। पेई कौन होना चाहिए? एम्प्लॉय होना चाहिए दैट इज द एनी पर्सन। अब एक और चीज समझना, एम्प्लॉय में अगर रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, टीडीएस यहीं पे कटेगा। नॉन रेजिडेंट पर्सन को सैलरी दिया जा रहा है, टीडीएस है वो 192 में ही कटेगा। कौन सी रेट से कटेगा? सर स्लैब रेट से कटेगा। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में टीडीएस जो काटा जाता है वो स्लैब रेट से काटा जाता है। अब एक और चीज समझना एडिशनल पॉइंट में कि सर क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की कुछ अदर इनकम भी है, तो अदर इनकम का डिटेल अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को देता है तो क्या एम्प्लॉयर कंसीडर करेगा? आंसर इज यस। अगर एम्प्लॉय ने अदर इनकम का डिटेल दिया तो एम्प्लॉयर को कंसीडर करना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉय ने कोई लॉसेस का डिटेल दिया तो क्या एम्प्लॉयर कंसीडर करेगा? आंसर इज ना बाबा ना। लेकिन देयर इज वन एक्सेप्शन दैट इज द लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर हाउस प्रॉपर्टी के लॉस का डिटेल अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दिया तो यहां पे एम्प्लॉयर को कंसीडर करना पड़ेगा। अगर डिडक्शन का डिटेल दिया तो क्या एम्प्लॉयर कंसीडर करेगा? आंसर इज यस। अगर डिडक्शन का डिटेल दिया तो एम्प्लॉयर को कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह हुआ, एक बात बताओ, अगर एम्प्लॉय ने अदर इनकम का डिटेल दिया एम्प्लॉयर कंसीडर करेगा, लॉसेस का डिटेल दिया कंसीडर नहीं करेगा, हाउस प्रॉपर्टी का लॉसेस है कंसीडर करेगा, डिडक्शन का डिटेल दिया तो एम्प्लॉयर कंसीडर करेगा और उसको कंसीडर करने के बाद उसका टीडीएस है वो टीडीएस काटेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, अगर कोई एम्प्लॉय है वो एक से ज्यादा जगह काम करता है, साइमल्टेनियसली 2 जगह काम करता है, या फिर एक जगह जॉब छोड़कर और दूसरी जगह उसने ज्वाइन किया है, तो उसके पास ऑप्शन है कि उसको जो भी दूसरे एम्प्लॉयर से सैलरी मिला था या उसने जितना टीडीएस काटा, या फिर जो तुम्हारा पहले वाला एम्प्लॉयर था उसने जितना सैलरी मिला था वहां से जितना टीडीएस काटा, उसका डिटेल वो दूसरे वाले एम्प्लॉयर को दे सकता है, जिससे कि दूसरा वाला एम्प्लॉयर उस सैलरी को एज वेल एज टीडीएस को कंसिडर करने के बाद टीडीएस काटेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, बहुत बार क्या होता है कि जो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट रहता है, नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट मींस फैसिलिटी, जैसे कार फैसिलिटी, होटल फैसिलिटी, बाइक फैसिलिटी, दैट इज कॉल्ड नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट। नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट ऑब्वियसली एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट का जो टैक्स आता है वो एम्प्लॉयर बोलता है कि मैं मेरी खुद की जेब से भर दूंगा। नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट का कोई टैक्स आता है वो एम्प्लॉयर ये बोलता है कि मैं मेरी जेब से भर दूंगा। तो उस केस में अगर मान लो एम्प्लॉयर ने नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे टैक्स भरा है तो दैट टैक्स का अमाउंट इज एग्जेम्प्ट इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। वो जो टैक्स भरा है वो टैक्स भी तो अपने आप में परक्यूजिट है, बट दैट अमाउंट इज एग्जेम्प्ट इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के हाथ में वो टैक्सेबल नहीं होता है ड्यू टू द सेक्शन 1010 सीसी। क्वेश्चन ये आता है क्या एम्प्लॉयर पीजीबीपी में उसका डिडक्शन ले सकता है? देखो पीजीबीपी में वो सैलरी का डिडक्शन ले सकता है, परक्यूजिट का डिडक्शन ले सकता है, लेकिन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे जो टैक्स एम्प्लॉयर ने खुद की पॉकेट से भरा है, नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे जो टैक्स एम्प्लॉयर ने खुद की पॉकेट से भरा है उसका डिडक्शन नहीं ले सकता ड्यू टू सेक्शन 40। अब एक और चीज समझना, अगर कोई होटल है, होटल में जो एम्प्लॉय को टिप मिलती है, टिप किससे मिलती है? अल्टीमेटली कस्टमर से मिलती है। तो कस्टमर के थ्रू जो टिप रोटेट होकर आती है, क्वेश्चन ही आता है कि टिप जो भी मान लो एम्प्लॉयर ने कस्टमर से कलेक्ट की और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को वो टिप दे रहा है, तो क्या एम्प्लॉयर को टीडीएस काटना पड़ेगा अंडर सेक्शन 192? आंसर इज नो। यहां पे एम्प्लॉयर को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। टीडीएस तभी काटते हैं जब वो इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है। यहां टिप इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, सो देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस। यहां पे एम्प्लॉयर को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, एक जैसे केस लॉ है दैट इज रिलेटेड टू द मणिपाल हेल्थ सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में क्या होता है, कुछ डॉक्टर है वो पर्टिकुलर टाइम के लिए आते हैं। जैसे मान लो एक डॉक्टर का नाम है मिस्टर शुक्ला, और मिस्टर शुक्ला दिन में 2 घंटे आते हैं, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक।
और वो 2 घंटे में क्या करते हैं, जितने भी पेशेंट रहते हैं उनको वो देखते हैं और उनको जो रेम्यूनरेशन मिलता है वो पर पेशेंट मिलता है। जैसे एक पेशेंट को दिखा तो उनको 500 मिलेगा, 2 को देखा 1000 मिलेगा, 10 को देखा तो 5000 मिलेगा, लेकिन उनका हिसाब है वो मंथली होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि उनको जो भी रेम्यूनरेशन मिल रहा है ये सैलरी में जाएगा, टीडीएस 192 में कटेगा या फिर 194 में कटेगा। राइट आंसर इज 194 में कटेगा। यहां पे जो डॉक्टर है उनके बीच में और उस हॉस्पिटल के बीच में कोई एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप नहीं है। देयर इज नो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर relationship between that hospital and that doctor और हॉस्पिटल के बीच में there is no employee employer का relationship, because यहां पे पीएफ ईएसआई वगैरह भी कुछ भी उनके नाम पे नहीं है। तो उस केस में गाइस जो टीडीएस है वो टीडीएस यहां पे जो है 194 जे में कटेगा, ना कि 192 में। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, दैट इज द 192A। 192A क्या बोलता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय है उसको ईपीएफ का पेमेंट मिलता है, ईपीएफ मींस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से कुछ पैसा मिलता है, और अगर वो टैक्सेबल है तो यहां पे टीडीएस है वो 192A में कटेगा। पेयर कौन होगा? एनी पर्सन। पेई कौन होना चाहिए? एम्प्लॉय होना चाहिए। अब एक बात बताओ, ईपीएफ का पेमेंट कब टैक्सेबल होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा सैलरी में, इंटरमीडिएट में वगैरह, कि भैया जब अगर आपने 5 साल की सर्विस नहीं की और आरपीएफ से पेमेंट मिलता है तो वो आपके लिए टैक्सेबल होता है। तो अगर वो पेमेंट टैक्सेबल हो रहा है तो यहां पे टीडीएस कटेगा। पेयर कौन? एनी पर्सन। पेई कौन होगा? एम्प्लॉय होगा। रेट क्या होगी? 10%। यहां पे रेट 10% है। अब एक और चीज समझना, यहां पे टीडीएस तभी कटेगा जब जो पेमेंट मिल रहा है ना वो 50,000 रुपीज या उससे ज्यादा है। मींस 50,000 रुपीज या उससे ज्यादा है। अगर 50,000 रुपीज से कम है तो उस केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं, और वो पेमेंट मिल रहा है अगर वो एग्जेम्प्ट है तो भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये आती है कि सेक्शन 192A में अगर मान लो जो एम्प्लॉय है, जो पेई है, उसने अपना पैन नंबर नहीं दिया तो उसका टीडीएस 20% से नहीं कटेगा, उसका टीडीएस एमएमआर से कटेगा। तो 192A सेक्शन ये बोलती है कि भैया अगर यहां पे अपना पैन नंबर नहीं दिया या आधार नंबर नहीं दिया पेई ने, तो उसका टीडीएस है वो एमएमआर से कट जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, सेक्शन 193 इज रिलेटेड टू द टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। अगर मान लो सिक्योरिटी में डिबेंचर बॉन्ड्स वगैरह उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है, तो टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। अब एक चीज समझना, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पेयर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन। पेई कौन होना चाहिए? रेजिडेंट पर्सन। अगर रेजिडेंट पर्सन को यहां पे इंटरेस्ट दिया जाएगा तो टीडीएस कटेगा। रेट क्या रहेगा? 10%, बट ड्यू टू कोविड रेट इज 7.5%। अब एक चीज समझना, कुछ स्पेसिफिक सेक्शन में क्या हुआ कि कोविड की वजह से रेट क्रैश किया गया 25% से, और जहां जहां पे जो रेट था उसका 25% कम हो गया, मीन 75% रेट रह गया। तो जैसे 10% है तो उसका 7.5% होगा स्पेसिफिक पीरियड में। पीरियड क्या है? 14 मई 2020 से लेकर और 31 मार्च 2021 तक। इफ टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड बिटवीन 14 मई 2020 till 31st March 2021, then TDS rate will be 75%. So here also TDS rate is a 7.5% between that particular period. सर यहां पे कुछ एडिशनल पॉइंट है। पहला पॉइंट ये कि अगर कोई भी डीमैट सिक्योरिटीज है तो उस पे टीडीएस नहीं कटेगा। अगर डीमैट सिक्योरिटी है, डीमटेरियलाइज फॉर्म में जो सिक्योरिटी है उस पे इंटरेस्ट मिलता है तो उस पे आपका टीडीएस है वो नहीं कटेगा। अब एक और चीज समझना, अगर इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो किसी भी एलआईसी को दिया जा रहा है, जीआईसी को दिया जा रहा है या किसी इंश्योरेंस कंपनी को दिया जा रहा है। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल कि एलआईसी ने रिलायंस के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया था और रिलायंस जो है अब एलआईसी को इंटरेस्ट दे रहा है, तो उस केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, अगर कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी रहेगी तो उस पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी रहेगी वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन है करके, ठीक है। पहला एक्सेप्शन तो ये कि अगर मान लो तुम्हारा 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स है 2003 वाला, 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स है 2003 वाला, या फिर 7.75% टैक्सेबल बॉन्ड्स है 2018 वाला, और ये आरबीआई के बॉन्ड है, तो उस केस में इस पे अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है वो 10,000 से ज्यादा है तो उस केस में टीडीएस कट जाएगा। अब एक चीज समझना, यहां पे एक फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बॉन्ड्स और इशू किया 2020 वाला। आरबीआई ने एक फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला जो है बॉन्ड्स 2020 वाला इशू किया, यहां पे भी टीडीएस कटेगा, ऐसा आरबीआई के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, बट इनकम टैक्स में अभी तक कुछ अमेंडमेंट किया नहीं है। तो आप आईसीआई का मॉड्यूल देखोगे तो उसमें ये फ्लोटिंग वाला नहीं है, बट आरबीआई का जो नोटिफिकेशन था उसमें लिखा हुआ है कि इस पे जो है वो टीडीएस कटेगा अगर 10,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट है तो मैंने क्या बोला कि देखो, गवर्नमेंट के जो भी सिक्योरिटी रहेगी उस पे टीडीएस नहीं कटेगा। जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी रहेगी वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पे टीडीएस नहीं कटेगा, बट इसके 2 एक्सेप्शन आप ऐसे याद रखोगे। पहला तो 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2003 वाला, या 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2018 वाला जो है, और इस पे अगर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो 10,000 से ज्यादा का है तो उस केस में टीडीएस आपका कट जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज 194।
194 इज अ टीडीएस ऑन डिविडेंड। अगर आपको कोई भी डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड पे टीडीएस काटेगा। पेयर कौन होना चाहिए? डोमेस्टिक कंपनी। पेई कौन होना चाहिए? रेजिडेंट पर्सन। रेट क्या रहेगा? 10%, लेकिन कोविड की वजह से आपका रेट है वो 7.5% हो जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, किसी भी इंडिविजुअल को डिविडेंड दिया जा रहा है अदर देन कैश, मतलब कैश में नहीं, कैश को छोड़ के किसी भी मोड अदर देन कैश में डिविडेंड दिया जा रहा है किसी भी इंडिविजुअल को, और वो डिविडेंड पूरे साल का मिला के अप टू 5000 है, तो उस केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो देखो देखो मेरी तरफ देखो, पेयर कौन होना चाहिए? डोमेस्टिक कंपनी। पेई कौन होना चाहिए? कोई भी रेजिडेंट पर्सन। रेट इज 10%, कोविड की वजह से रेट इज 7.5%। और एक चीज समझना, यहां पे जो आपका जो डिविडेंड है वो अगर अप टू 5000 है किसी इंडिविजुअल को दिया जा रहा है अदर देन कैश में, तो उस केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, 194A और 194A इज रिलेटेड टू टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी को छोड़ के कोई भी दूसरा इंटरेस्ट है, जैसे बैंक एफडी का इंटरेस्ट एंड ऑल, तो उस पे टीडीएस इस पर्टिकुलर सेक्शन में कटेगा। सबसे पहली चीज सर, पेयर कौन होना चाहिए? मैं बोलूंगा एनी पर्सन। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखना, इंडिविजुअल एचयूएफ कोई भी किसी को इंटरेस्ट दे रहा है, अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ पेयर है तो उसको टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर में उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था इन केस ऑफ बिजनेस, या ग्रॉस रिसिट 50 लाख से ज्यादा था इन केस ऑफ प्रोफेशन। अदरवाइज इंडिविजुअल एचयूएफ जब भी इंटरेस्ट दे रहा है किसी को, उसको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। जैसे मैं हूं, तो मैंने क्या किया, किसी को इंटरेस्ट दिया, मैं इंडिविजुअल हूं, मैंने किसी को इंटरेस्ट दिया, किसी से लोन लिया था, मैंने किसी को इंटरेस्ट दिया, तो मैं जब इंटरेस्ट दे रहा हूं तो मुझे आगे वाले का टीडीएस काटना है या नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन माय लास्ट ईयर का टर्नओवर एंड ग्रॉस रिसिट। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था, तो उस केस में मेरे को इस साल टीडीएस काटना है। या प्रोफेशन में हूं तो लास्ट ईयर का ग्रॉस रिसिट 50 लाख से ज्यादा था, तो ही इस साल टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। यहां पे मैं पेयर क्या बोलूंगा? पेयर पहले तो मैं बोलूंगा एनी पर्सन, बट इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस रिसिट 50 लाख से ज्यादा था। अगर मान लो ये नहीं था तो उस केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल के लिए मेरी वाइफ है, तो मेरी वाइफ कोई बिजनेस नहीं कर रही, घर पे बैठी है, मजे कर रही है करके, ठीक है, मान लो हम मतलब घर संभाल रही है वो। अब एक बात समझना, तो उसका कोई बिजनेस नहीं है, तो मेरी वाइफ ने अगर किसी को इंटरेस्ट दिया तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, पेई कौन होना चाहिए? पेई इज अ रेजिडेंट पर्सन। रेट क्या रहेगा? 10% रहेगा, लेकिन कोविड की वजह से यहां पे रेट है वो 7.5% हो गया। 7.5% बिटवीन 14 मई 2020 टिल 31 मार्च 2021। अब एक और चीज समझना सर, टीडीएस इंटरेस्ट पे तभी काटना है जब आप किसी भी पर्सन को इंटरेस्ट दे रहे हो और पूरे साल का इंटरेस्ट मिला के 5000 से ज्यादा है। इफ दैट इंटरेस्ट इज मोर देन 5000 तभी टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, अगर कोई भी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस किसी को इंटरेस्ट दे रही है, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस किसी को इंटरेस्ट दे रही है, तो टीडीएस तभी काटना है अगर वो इंटरेस्ट पूरे साल का मिला के 40,000 रुपए से ज्यादा है। मैंने क्या बोला? बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस किसी को इंटरेस्ट दे रही है तो टीडीएस तभी काटना है जब वो इंटरेस्ट है वो पूरे साल का मिला के 40,000 रुपए से ज्यादा है। इफ अप टू 40,000 है तो टीडीएस नहीं काटना। एंड अगर सीनियर सिटीजन पेई है तो दिस लिमिट विल बी 50,000। अगर सीनियर सिटीजन पे ही है तो ये लिमिट 50,000 हो जाएगी। 50,000 से ज्यादा है, सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट दिया तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना सर, ये लिमिट जो है 40,000 50,000 की बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस से, ये लिमिट पर बैंक वाइज देखी जाएगी या पर ब्रांच वाइज देखी जाएगी? जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, एचडीएफसी बैंक के कांदिवली ब्रांच, बोरीवली ब्रांच एंड मलाड ब्रांच, तीनों एचडीएफसी बैंक है। कांदिवली, बोरीवली एंड मलाड, 3 ब्रांच में मेरी एफडी है और तीनों ब्रांच से मुझे 15,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है। क्या बैंक मेरा टीडीएस काटेगी? आंसर इज यस, बिकॉज अगर कोई भी बैंक है वो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन फॉलो करती है, कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर फॉलो करती है, तो ये जो लिमिट है ये लिमिट बैंक वाइज देखी जाएगी, ना कि ब्रांच वाइज। तो यहां पे एचडीएफसी बैंक की 3 ब्रांच है, बट अल्टीमेटली एचडीएफसी बैंक इज पेइंग इंटरेस्ट 45,000, सो यस दे आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, वो मेरा टीडीएस काटेंगे। लेकिन अगर मान लो 3 अलग अलग बैंक की ब्रांच होती, जैसे बोरीवली में एचडीएफसी का ब्रांच, कांदिवली में आईसीआईसीआई का ब्रांच एंड मान लो मलाड में इंडसइंड का ब्रांच, और उनसे मुझे 15-15 हजार का इंटरेस्ट मिलता, तो उस केस में टीडीएस है वो नहीं कटता। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, बहुत बार क्या होता है कि बैंक क्या करती है, अपनी माइक्रो मॉनिटरिंग पर्पस के लिए एवरीडे एक सस्पेंस अकाउंट में इंटरेस्ट डालती है। एवरीडे एक सस्पेंस अकाउंट में इंटरेस्ट डालती है। सस्पेंस अकाउंट मतलब वो अपने इंटरनल मॉनिटरिंग पर्पस के लिए क्या करते हैं, एवरीडे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि राकेश झुंझुनवाला बड़ा पैसे वाला है, उसका एक बैंक में एफडी है और एफडी है मान लो 50 करोड़ का, तो एवरी डे वो बैंक क्या करती है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करती है कि आज एफडी पे इतना इंटरेस्ट हुआ, इतना हुआ, और वो एक क्या करती है, एक सेपरेट अकाउंट में डालते हैं पैसे को। मतलब बैंक है वो सेपरेट अकाउंट में उस पैसे को पार्क करते हैं।
तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि टीडीएस कब करता है, जब आप क्रेडिटिंग द पार्टी और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो क्या सेपरेट अकाउंट में डालना, इट विल बी ट्रीटेड एज क्रेडिटिंग द पार्टी। तो यहां पे सीबीडीटी का सर्कुलर है, सीबीडीटी बोलती है कि नो, इट वोंट बी ट्रीटेड एज क्रेडिटिंग द पार्टी। यहां पे हर दिन टीडीएस काटने की जरूरत नहीं, टीडीएस काटना है एज पर द टर्म्स ऑफ द एफडी। जैसे मान लो यहां पे एफडी पे इंटरेस्ट आपको क्वार्टरली मिलने वाला है, तो क्वार्टरली जब भी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा तो क्वार्टरली टीडीएस काटना पड़ेगा, एवरीडे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे टीडीएस नहीं कटेगा, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे टीडीएस नहीं कटेगा। एक तो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट कितना भी हो, बचत खाता जो सेविंग बैंक है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट कितना भी हो उसमें टीडीएस नहीं कटेगा। दूसरा, इनकम टैक्स का आपको रिफंड मिलता है और रिफंड पे 244A का इंटरेस्ट मिलता है, उस पे टीडीएस नहीं कटता। एक बात समझना, ये सिर्फ रेजिडेंट के लिए सेक्शन है। अगर नॉन रेजिडेंट को इनकम टैक्स रिफंड पे इंटरेस्ट मिलेगा उस पे टीडीएस कटेगा, रेजिडेंट को इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट मिला उस पे टीडीएस नहीं कटेगा। अब एक और चीज समझना, अगर आप इंटरेस्ट जो दे रहे हो वो इंटरेस्ट आप किसी बैंक को दे रहे हो या एलआईसी को दे रहे हो या यूटीआई को दे रहे हो या किसी इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हो तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। मींस आप इंटरेस्ट बैंक को दे रहे हो, एलआईसी को दे रहे हो, यूटीआई को दे रहे हो, किसी इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हो, तो उस केस में टीडीएस है, वो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव बैंक नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट देती है या कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर को इंटरेस्ट देती है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट देती है या अपने मेंबर को इंटरेस्ट देती है तो उस केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार एक अमेंडमेंट है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी इंटरेस्ट दे रही है, अगर उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का लास्ट ईयर का टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 50 करोड़ से ज्यादा है, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का लास्ट ईयर का टर्नओवर या ग्रॉस एसेट है वो 50 करोड़ से ज्यादा है और इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो 40,000 या 50,000 से ज्यादा है, सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 और अदर केस में 40,000। तो मैंने क्या बोला, कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर है वो 50 करोड़ से ज्यादा है और जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो 40,000 या 50,000 से ज्यादा है, तो उस केस में टीडीएस है वो इस सेक्शन में काटना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम होती है, पोस्ट ऑफिस की स्कीम किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस मंथली अकाउंट करके, ठीक है, और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एज वेल एज द पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट्स, उस पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, एक और चीज जो इसमें लिखी हुई नहीं है, एक होता है मोटर क्लेम ट्राइब्यूनल के हिसाब से अगर आपको कोई कंपनसेशन मिलता है। मैंने क्या बोला, मोटर क्लेम ट्राइब्यूनल के हिसाब से आपको कोई कंपनसेशन मिलता है और उस कंपनसेशन पे इंटरेस्ट क्रेडिट होता है, तो इंटरेस्ट क्रेडिटिंग के टाइम पे टीडीएस नहीं काटना। If any compensation is awarded as per the tribunal of motor accidental claim tribunal, motor accidental claim tribunal के इंटरेस्ट अगर उन कंपनसेशन पे इंटरेस्ट क्रेडिट होता है तो एट द टाइम ऑफ क्रेडिट टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। एट द टाइम ऑफ पेमेंट टीडीएस तभी काटना है जब वो इंटरेस्ट 50,000 से ज्यादा है। मींस अगर मान लो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है एंड इफ दैट इंटरेस्ट इज मोर देन 50,000 देन ओनली टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या बोला, इफ मोटर क्लेम ट्रिब्यूनल के हिसाब से अगर आपको कोई कंपनसेशन अवार्ड होता है और वो कंपनसेशन पे अगर कोई इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट का क्रेडिटिंग के टाइम पे टीडीएस नहीं काटना है, पेमेंट के टाइम पे टीडीएस तभी काटना है जब वो इंटरेस्ट 50,000 से ज्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन इज 194B। बी मतलब बड़े लोग। बड़े लोग पैसा कहां डालते हैं, लॉटरी में। लॉटरी में तो आपका जो विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, गेम शो वगैरह है, वहां पे टीडीएस 194B में कटेगा। पेयर कौन होगा, एनी पर्सन, पेई कौन होगा, एनी पर्सन, रेट रहेगी 30% और टीडीएस तभी काटना है जब विनिंग आपका 10,000 से ज्यादा है। 194BB दैट इज बहुत बड़े लोग। बहुत बड़े लोग पैसा किस पे लगाते हैं, घोड़ों पे लगाते हैं, हॉर्स रेसेस पे लगाते हैं। तो हॉर्स रेसेस का विनिंग कहां पे जाएगा, 194BB में जाएगा। पेयर कौन होगा, एनी पर्सन, पेई कौन होगा, एनी पर्सन, रेट है आपका 30% और टीडीएस तभी काटना है जब विनिंग है वो आपका 10,000 से ज्यादा है। अब एक और चीज समझना, यहां पे अगर विनिंग इन काइंड है, इन काइंड का मतलब विनिंग जो है वो कैश में नहीं है, मनी में नहीं है, इन काइंड है, जैसे कार वगैरह है, तो यहां पे ऑर्गेनाइजर ऑफ विनिंग जो है, जो ऑर्गेनाइजर ऑफ विनिंग है, ही हैज टू एंश्योर दैट कि टैक्स ऑन दैट विनिंग इज ऑलरेडी पेड टू गवर्नमेंट, ओनली आफ्टर दैट ही विल रिलीज द विनिंग। तो भैया जो ऑर्गेनाइजर है उसको पहले ये एंश्योर करना पड़ेगा कि टैक्स उस विनिंग पे ऑलरेडी जा चुका है, उसके बाद ही वो विनिंग को रिलीज करेगा, उससे पहले वो विनिंग को रिलीज नहीं करेगा। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज 194C। सी का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। अब एक बात समझना, कॉन्ट्रैक्ट के केस में टीडीएस यहां पे कटेगा। सबसे पहली चीज, पेयर कौन होना चाहिए, मैं बोलूंगा एनी पर्सन, लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ को यहां टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था। बिजनेस के केस में या प्रोफेशन के केस में ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा थी। इसका मतलब बीबी सर की बीवी जो है उसको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। बट इंडिविजुअल एचयूएफ पर टीडीएस तभी काटना पड़ेगा जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा थी। सर कॉन्ट्रैक्ट के केस में कॉन्ट्रैक्ट ही पेमेंट करेगा कॉन्ट्रैक्टर को, तो सर पेई कौन होना चाहिए, एनी रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर।
सर टीडीएस की रेट क्या रहेगी? रेट डिपेंड करेगी कॉन्ट्रैक्टर पे कि कॉन्ट्रैक्टर कौन है। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो टीडीएस का रेट बोलो 1%, अगर वो अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2%। मींस कॉन्ट्रैक्टर है वो इंडिविजुअल एचयूएफ है तो आपका 1%, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2%। अब एक चीज समझना, कोविड की वजह से रेट क्रैश हुआ है यहां पे भी। सो बिटवीन 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में जो टीडीएस का रेट है वो 1% की जगह 0.75% हो जाएगा और 2% की जगह 1.5% हो जाएगा। अब एक चीज समझना, टीडीएस कॉन्ट्रैक्ट में तभी काटना है जब आप किसी को पेमेंट कर रहे हो या क्रेडिट कर रहे हो, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 से ज्यादा है या एग्रीगेट पूरे साल का मिला के 1 लाख से ज्यादा है। मैं सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 से ज्यादा है या एग्रीगेट है वो 1 लाख से ज्यादा है, देन ओनली यू रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टीडीएस। अब एक और चीज समझना, सर यहां पे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर किसको बोलते हैं? सप्लाई ऑफ लेबर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क, दैट इज कॉल्ड वर्क कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एक चीज समझना, वर्क कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीजें ऐसी है जो स्पेसिफिकली इंक्लूड कर रखी है। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट। अगर आप एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी को कुछ भी पेमेंट करते हो, टीडीएस 194C में कटेगा। या ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग। अब ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग का मतलब होता है, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट दिलाना और टेलीकास्टिंग का मतलब टेलीविजन पे दिलाना, दैट इज कॉल्ड टेलीकास्टिंग। अब एक चीज समझना सर, अगर किसी से कोई प्रोग्राम बनवाते हैं, जैसे मान लो बालाजी टेलीफिल्म्स के पास में गए या धर्मा प्रोडक्शन के पास में गए और हमको एड बनवाना है, तो जो प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम है उस केस में भी बेटा टीडीएस 194C में कटेगा, वो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज द कैरिज ऑफ पैसेंजर और गुड्स बाय एनी मोड अदर देन रेलवे। रेलवे को छोड़ के किसी भी मोड से अगर मान लो आपका कैरिज ऑफ पैसेंजर और गुड्स है तो उस केस में भी टीडीएस 194C में कटेगा, रेलवे को छोड़ के, बिकॉज रेलवे गवर्नमेंट का, उसका टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो केटरिंग है वो केटरिंग भी यहां पे आपके कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। और उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो इस साल से आई है वो ये है, पहले से है लेकिन इस साल से इसमें एक अमेंडमेंट है कि अगर कोई भी पर्सन है वो किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन करता है, किसी प्रोडक्ट या प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन करता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट, मींस क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्लाइंट के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, आउट ऑफ द मटेरियल सप्लाइड बाय दैट क्लाइंट और रिलेटेड पार्टी ऑफ दैट क्लाइंट। ये रिलेटेड पार्टी ऑफ दैट क्लाइंट इसी साल से ऐड किया है। तो देखो बेटा, अगर कोई भी पर्सन है वो किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करता है, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता है एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, आउट ऑफ द मटेरियल सप्लाइड और सेल बाय दैट क्लाइंट और रिलेटेड पार्टी ऑफ दैट क्लाइंट। और यहां रिलेटेड पार्टी का मतलब वही होगा जो सेक्शन 40 है सब सेक्शन 2 में दे रखा है पीजीबीपी में। तो देखो, अगर मान लो मैं कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन करता हूं किसी और के लिए, किसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आउट ऑफ द मटेरियल सप्लाइड बाय दैट पर्सन या फिर रिलेटेड पार्टी ऑफ दैट पर्सन, तो उस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। यहां पे रिलेटेड पार्टी है वो इसी साल से यहां पे ऐड किया गया है। अब एक और चीज समझना, अगर कोई भी आपका पर्सनल पर्पस का कॉन्ट्रैक्ट है तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। जैसे आपकी शादी में किसी को केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया, टीडीएस नहीं कटेगा। आपने घर बनवाया, घर का रिपेयरिंग करवाया, तो उस केस में टीडीएस है वो टीडीएस नहीं कटेगा। अब एक और चीज समझना, अगर आप पेमेंट करते हो किसी ट्रांसपोर्टर को, किसको पेमेंट करते हो? ट्रांसपोर्टर को। और ट्रांसपोर्टर आपको एक डिक्लेरेशन देता है कि उसके पास में 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है। आप पेमेंट करते हो ट्रांसपोर्टर को, ट्रांसपोर्टर एक डिक्लेरेशन देता है कि उसके पास में 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है और वो अपना पैन नंबर आपको देता है, तो उस केस में ट्रांसपोर्टर का टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना बेटा, सर कॉन्ट्रैक्ट में क्या अपना वर्क, कॉन्ट्रैक्ट में क्या सब कॉन्ट्रैक्ट भी आएगा? आंसर इज यस। जैसे मान लो एक पर्सन ने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसने किसी को आगे कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो उस केस में बेटा सब कॉन्ट्रैक्ट है वो सब कॉन्ट्रैक्ट भी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। अब एक और चीज समझना, जो जॉब वर्क की मैं अभी बात कर रहा था, वो प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड जॉब वर्क। जॉब वर्क के केस में सर एक बात बताओ, इनवॉइस जो है वो इनवॉइस में मटेरियल का प्राइस अलग से बताया हुआ, तो क्या मटेरियल पे भी टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो। इनवॉइस में अगर मटेरियल का प्राइस अलग से बताया हुआ है तो मटेरियल पे टीडीएस नहीं कटेगा, बाकी वाले इनवॉइस वैल्यू पे टीडीएस कट जाएगा। बट अगर मटेरियल का प्राइस सेपरेटली बताया हुआ नहीं है तो टोटल इनवॉइस वैल्यू पे टीडीएस है वो टीडीएस कट जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना सर, एक क्लैरिफिकेशन है सीबीडीटी का, और सीबीडीटी ये बोलती है कि अगर मान लो कोई क्लाइंट है उसने एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को पेमेंट किया, क्लाइंट है जिसने एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को पेमेंट किया और क्लाइंट ने एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का टीडीएस 194C में काट लिया। अब वो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी किसी न्यूज़पेपर कंपनी को या टीवी चैनल्स को पेमेंट करती है, तो उस केस में उसका टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। तो मैंने क्या बोला, कोई भी पर्सन है उसने एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को पेमेंट किया, तो उस टाइम पे अगर 194C में टीडीएस काट लिया है, तो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जो है वो अगर मान लो किसी न्यूज चैनल या पेपर कंपनी को पेमेंट करेगी, तो उस केस में टीडीएस काटने की आगे जरूरत नहीं है। जब ऑलरेडी पहले जब क्लाइंट ने एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को पेमेंट किया तो टीडीएस काट चुका है। अब एक और
चीज समझना, यहां पे एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जो है वो क्या करती है, कुछ कमीशन रिटेन करती है। जैसे मान लो क्लाइंट ने एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को 10 लाख का पेमेंट किया था, उसने आगे 9 लाख का पेमेंट किया, 1 लाख अपने पास रिटेन करके रख लिया, तो क्या वो कमीशन माना जाएगा? 194H में टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो, दैट वोंट बी ट्रीटेड एज कमीशन। 194H में टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन एक प्रसार भारती वाला जो केस लॉ है, वो प्रसार भारती वाले केस लॉ में वहां पे प्योर एजेंट है और उस प्रसार भारती वाले केस लॉ में टीडीएस कट जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं कि सर एक बात बताओ, बहुत बार क्या होता है, जो टीवी चैनल्स होते हैं, न्यूज चैनल्स होते हैं, वो कोई प्रोग्राम बनवाने के लिए प्रोडक्शन हाउस के पास में जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि एबीपी न्यूज है, उसको महाभारत बनवाना है, और वो महाभारत बनवाने के लिए कहां पे गया? किसी धर्मा प्रोडक्शन के पास में गया जो करण जौहर का है, और धर्मा प्रोडक्शन को जाके बोला कि हमको महाभारत बनाना है, महाभारत में अर्जुन ये होना चाहिए, भीम ये होना चाहिए, शकुनी ये होना चाहिए, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया। और उनके हिसाब से अगर मान लो धर्मा प्रोडक्शन ने महाभारत बनवा के एबीपी न्यूज को दिया और उसका जो कॉपीराइट पेटेंट है वो भी ट्रांसफर किया, तो उस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, 194C में टीडीएस कटेगा। लेकिन अगर मान लो एबीपी न्यूज वाले हैं, वो महाभारत बनवाने के लिए धर्मा प्रोडक्शन के पास गए, धर्मा प्रोडक्शन वाले बोलते हैं कि हमारे पास महाभारत पहले से बनाया हुआ है, ये लो महाभारत और आप अपने यहां पे डिस्प्ले कर दो, तो उस केस में सर टीडीएस 194C में कटेगा? आंसर इज नो, 194C में नहीं कटेगा, बट अगर किसी और सेक्शन में टीडीएस कटता है तो उस सेक्शन में कट जाएगा। बट बेटा 194C में टीडीएस है, वो आपका नहीं कटेगा। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट सेक्शन आती है 194D। डी का मतलब ये होता है, इसको ऐसे याद रखोगे कि अगर मान लो किसी भी डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो इंश्योरेंस एजेंट है, उसकी बड़ी हेल्प लगती है। तो डी मतलब डेथ, मतलब डेथ के टाइम पे इंश्योरेंस एजेंट है, उसकी हेल्प लगेगी। तो इंश्योरेंस एजेंट को जो कमीशन मिलता है उस पे टीडीएस 194D में कटेगा। सर पेयर कौन होना चाहिए? पेयर इज अ इंश्योरेंस कंपनी। पेई कौन होना चाहिए? रेजिडेंट पर्सन। रेजिडेंट पर्सन जो है, रेजिडेंट इंश्योरेंस एजेंट है, वो तुम्हारा पेई होगा। सर रेट क्या रहेगी? 5% रहेगी, बट कोविड वाले पीरियड में यहां पे 3.75% हो गया है बिटवीन 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक। अब एक चीज समझना, जो इंश्योरेंस एजेंट का जो कमीशन है, वो कमीशन अगर 15,000 से ज्यादा नहीं है तो उस केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। पूरे साल का मिला के 15,000 से ज्यादा कमीशन है तो ही टीडीएस काटना है। इफ इट इज अप टू 15,000 तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं 194DA। डीए को आप ऐसे याद रखोगे कि अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी आता है, अब एक बात समझना, मैच्योरिटी ऐसा जरूरी नहीं कि भैया डेथ के बाद ही आता है, डेथ के बाद मैच्योरिटी मिलता है वो तो एग्जेम्प्ट होता है, बट इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, डेथ आफ्टर, DA डेथ आफ्टर करके, मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी। अब एक चीज समझना, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के मैच्योरिटी पे अगर आपको कोई पैसा मिलता है, अगर वो टैक्सेबल है, तो इस केस में इस सेक्शन में टीडीएस कटेगा। अब एक चीज समझना, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो मैच्योरिटी रहता है वो एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1010D। एक तो कौन सा टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल तभी होगा जब आपने प्रीमियम पे किया था, वो उस प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा पे किया था। आपको पता डिडक्शन टॉपिक में एक लिमिट दे रखी है कि पॉलिसीज टेकन बिफोर 1/4/2012, तो प्रीमियम जो है वो 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर पॉलिसी टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/2012, तो आपका प्रीमियम है वो 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1/4/2013 के बाद में अगर किसी हैंडीकैप के लिए लिया है तो 15% ऑफ पॉलिसी वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो ज्यादा है तो मैच्योरिटी टैक्सेबल होगी, और मैच्योरिटी टैक्सेबल है तो यहां पे टीडीएस कटेगा। सबसे पहली चीज सर, पेयर कौन होना चाहिए? ऑब्वियसली जो एनी पर्सन, दैट इज इंश्योरेंस कंपनी। पेई कौन होना चाहिए? पेई यहां पे एनी पर्सन करके, ठीक है। अब एक चीज समझ, पेई जो है वो रेजिडेंट पर्सन, सॉरी, पेयर एनी पर्सन, पेई इज अ रेजिडेंट पर्सन। टीडीएस का रेट क्या रहेगा? 5%। लेकिन बेटा यहां टीडीएस का रेट कोविड की वजह से आपका 3.75% हो जाएगा। लेकिन यहां पे एक चीज समझना, अगर मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट है तो टीडीएस नहीं कटेगा, और दूसरी चीज, अगर मैच्योरिटी सम है वो लेस देन 1 लाख है तो टीडीएस नहीं कटेगा। एग्जैक्ट 1 लाख है, टीडीएस कटेगा। आंसर इज यस, एग्जैक्ट 1 लाख है, टीडीएस कटेगा। 1 लाख से ज्यादा है टीडीएस कटेगा, बट इफ इट इज लेस देन 1 लाख तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। अब एक और चीज समझना सर, ये टीडीएस जो 5% या 3.75% कटने वाला है, ये क्या पूरे मैच्योरिटी सम पे कटेगा? ना बाबा ना, ये सिर्फ इनकम कंपोनेंट पे कटेगा। और यहां इनकम कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी मैच्योरिटी सम माइनस जितना आपने प्रीमियम पे किया था, जो मैच्योरिटी सम माइनस जितना आपने प्रीमियम पे किया था, उसका डिफरेंस रहेगा, वो डिफरेंस पे आपको 5% या 3.75% की रेट से टीडीएस है वो टीडीएस कट जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन इज 194E। ई को ऐसा याद रखोगे कि आईपीएल जो होता है, आईपीएल में एक्स्ट्रा इनिंग आता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा इनिंग। अब एक चीज समझना, 194E ये बोलता है कि अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन है, या स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, या नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर है, उसको अगर आप पेमेंट करते हो तो टीडीएस इस पर्टिकुलर सेक्शन में कटता है। पेयर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन होना चाहिए। पेई कौन होना चाहिए? नॉन रेजिडेंट या तो स्पोर्ट्स पर्सन, या नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर, या फिर नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन। अब एक चीज समझना, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन एंड स्पोर्ट्स, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर, वो नॉन रेजिडेंट के साथ साथ नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया भी होने चाहिए।
वो नॉन रेजिडेंट के साथ साथ नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया भी होने चाहिए। तो उनको अगर कोई भी पेमेंट मिलेगा तो टीडीएस इस पर्टिकुलर सेक्शन में कटेगा। रेट क्या रहेगा? 20%। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना, इसमें हमेशा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आप ऐड करोगे, क्योंकि पेमेंट किसको किया जा रहा है? पेमेंट किया जा रहा है नॉन रेजिडेंट को। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करोगे। सरचार्ज आपको तभी ऐड करना है जब वो पेमेंट हो रहा है वो पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा है, जैसे 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो ही आपको सरचार्ज ऐड करना है। अब एक और चीज समझना, यहां पे बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज ये आती है, सर किस चीज का पेमेंट कर रहे हैं? तो नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन को या तो पेमेंट कर रहे हो इंडिया में कोई भी गेम में वो पार्टिसिपेट करने के लिए आता है, जैसे एग्जांपल के लिए आईपीएल, तो इंडिया में किसी गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए आता है, या फिर इंडिया में एडवर्टाइजमेंट के लिए उसको पैसा मिलता है। एडवर्टाइजमेंट वो आता था ना, ऊला ला ले ओ डिवाइडेड बाय टीम्स यूनाइटेड बाय किंगफिशर, तो किंगफिशर का जो एडवर्टाइजमेंट था उसके लिए जो पेमेंट मिलता है क्रिस गेल को वगैरह, टीडीएस इस सेक्शन में घटेगी। या फिर मान लो वो किसी न्यूज़पेपर मैगजीन में वेबसाइट पे अपने आर्टिकल देते हैं और आर्टिकल के लिए पैसा मिलता है, या फिर एंटरटेनर को इंडिया में एंटरटेन करने के लिए आता है, जैसे जस्टिन आया था इंडिया में करके, ठीक है, या फिर मान लो आतिफ असलम इंडिया में आता है एंटरटेन करने के लिए, या फिर वो चीयर लीडर्स आती है और उनको जो पैसा मिलेगा इस पर्टिकुलर सेक्शन में टीडीएस कटेगा 20% की रेट से। नेक्स्ट सेक्शन 194 जी का मतलब होता है गैम्बलिंग। गैम्बलिंग कौन सिखाता है आपको? लॉटरी एजेंट। तो जो लॉटरी एजेंट का कमीशन होगा उस पे 194 जी में टीडीएस कटेगा। जो भी लॉटरी एजेंट का कमीशन होगा उस पे 194 जी में टीडीएस कटेगा। पेयर कौन? एनी पर्सन, पे एनी पर्सन, यहां लिखा हुआ है पे इज एनी पर्सन। रेट क्या रहेगा आपका? 5%, बट कोविड की वजह से ये रेट है वो 3.75% हो जाएगा। और टीडीएस तभी काटना है जब कमीशन 15,000 से ज्यादा है। इफ इट इज मोर देन 15,000 तभी टीडीएस काटना है। अगर पूरे साल का मिला के कमीशन 15,000 से ज्यादा नहीं है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 194 एच का मतलब होता है कि इसको ऐसे याद रखो, जैसे कोई हाउस वगैरह अपन भाड़े वगैरह पे लेते हैं या खरीदते हैं तो अपने को ब्रोकरेज पे करना पड़ता है, कमीशन पे करना पड़ता है ब्रोकर के थ्रू। तो अगर मान लो आपने कमीशन या ब्रोकरेज है अदर देन इंश्योरेंस एजेंट का कमीशन, अदर देन लॉटरी एजेंट का कमीशन, उसके बाद कोई भी कमीशन ब्रोकरेज बचेगा तो यहां पे टीडीएस काटना पड़ेगा 194 एच में। पेयर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन। बट ध्यान रखना बेटा, इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर में उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा था। मतलब बीपी सर की वाइफ है तो उसको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। पेई कौन होना चाहिए? रेजिडेंट पर्सन। रेट क्या रहेगा? 5% रहेगा। कोविड की वजह से 3.75% और टीडीएस तभी काटना है जब 15,000 से ज्यादा का कमीशन है पूरे साल का। मींस किसी भी पर्सन को जो कमीशन ब्रोकरेज पे किया जा रहा है वो 15,000 से ज्यादा है तो उस केस में टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, यहां पे सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी ब्रोकरेज और कमीशन है तो उस केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। If any commission and brokerage related to security, तो उस केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। अगर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी कमीशन एंड ब्रोकरेज है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। जैसे अंडरराइटर कमीशन है, तो जैसे अंडरराइटर कमीशन है, या फिर मान लो तुम्हारा कोई शेयर एंड सिक्योरिटी के सेल से रिलेटेड कोई भी कमीशन है तो उस केस में उस पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। नेक्स्ट सेक्शन इज 194 आई। आई का मतलब होता है मम्मी। हम महाराष्ट्र में बोलते हैं आई तुझा आशीर्वाद। तो आई तुझा आशीर्वाद, जो आई है वो मम्मी। अपन इतने बड़े हो गए, अपने को पता है मम्मी के घर पे रहते हैं, मम्मी को रेंट देना चाहिए। तो 194 आई इज फॉर टीडीएस ऑन रेंट। पेयर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन। बट बीबी सर की वाइफ को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। मींस इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस तभी काटना जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा था। पेई कौन होना चाहिए? रेजिडेंट पर्सन। रेट क्या रहेगा? दैट डिपेंड ऑन द असेट। अगर रेंट है प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट का, रेंट है प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट का, तो टीडीएस का रेट है वो 2% रहेगा। अगर फर्नीचर है, बिल्डिंग है या लैंड है तो 10% रहेगा। फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड है तो 10%, अदरवाइज 2%। कोविड की वजह से रेट का क्रैश यहां पे भी हुआ है। मींस जहां पे 2% है वहां 1.5% और जहां 10% है वहां 7.5% है, वो रेट हुआ है। अब एक और चीज समझना, यहां टीडीएस तभी काटना है जब किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को जो रेंट दिया जा रहा है ना, वो रेंट 2,40,000 से ज्यादा है। मींस पूरे साल में 2,40,000 से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है। अब एक चीज समझना, मैंने मान लो मेरा स्टूडियो है वो काका से भाड़े पे लिया, एक बंदा है जिसका नाम है काका, उससे मैंने भाड़े पे लिया स्टूडियो और उसको मैं पूरे साल का 5 लाख का रेंट दे रहा हूं। क्या मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा? आंसर इज यस। अगर मैंने उसको रेंट दिया सिर्फ 2 लाख का, क्या टीडीएस काटना है? आंसर इज नो, यस या नो? नो नहीं काटना। 2,40,000 से ज्यादा नहीं है ना। अगर मान लो 2,40,000 का दिया तो भी टीडीएस नहीं काटना, 240 से ज्यादा दिया तो टीडीएस काटना पड़ेगा। अब एक चीज समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट, मैंने काका से स्टूडियो भाड़े पे लिया, पूरे साल का रेंट है ओनली 1 लाख। मैंने उससे फर्नीचर भी भाड़े पे लिया, उसका रेंट है 1 लाख। मैंने उससे प्लांट एंड मशीनरी भी भाड़े पे लिया, उसका रेंट है 1 लाख। तो मैं काका को 3 लाख का रेंट दे रहा हूं, क्या मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा? आंसर इज यस। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर पे 2%, अदर पे आपका 10%, कोविड की वजह से रेट क्रैशिंग। अब एक और चीज समझना आप लोग, सर यहां पे हुआ क्या, मैंने ये स्टूडियो भाड़े पे लिया है, पूरे साल का रेंट 4 लाख है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन मान लो इस स्टूडियो के 2 जॉइंट ओनर हैं, एक तो मिस्टर काका और काका का भाई मिस्टर बाला।
तो बाला और काका दो जॉइंट ओनर है, मैं दोनों को 2-2 लाख का रेंट पे कर रहा हूं, बाला को 2 लाख का, काका को 2 लाख का। तो काका को 2 लाख का, बाला को 2 लाख का, मैंने 2-2 लाख का दोनों को रेंट पे किया। क्या उस केस में टीडीएस काटना पड़ेगा? आंसर इज नो, टीडीएस नहीं काटना, क्योंकि ये 2,40,000 का लिमिट है, ये पर पेई वाइज है, मतलब उस पर्टिकुलर पेई को आप कितना पे कर रहे हो वो देखना पड़ेगा। किसी सिंगल पर्सन को आप 2,40,000 से ज्यादा पे कर रहे हो तो उस केस में आपको टीडीएस है वो काटना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, अगर कोई भी एडवांस रेंट मिलता है तो उस पर भी टीडीएस काटना है? आंसर इज यस, बिकॉज टीडीएस ऑन रेंट आपको पेमेंट और क्रेडिटिंग विच एवर इज अर्लियर, तो पेमेंट जब पहले हो गया, एडवांस रेंट हो गया, उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, कोई एरियर्स ऑफ रेंट होता है, एरियर्स ऑफ रेंट का मतलब क्या होता है? कोई रेंट को लेकर डिस्प्यूट हो गया था, एरियर्स ऑफ रेंट अभी पेमेंट होता है तो उस पर टीडीएस कटेगा। क्या रिफंडेबल डिपॉजिट पे टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो, लेकिन नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट इज लाइक रेंट ओनली, नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है तो उस पर टीडीएस कटेगा। अब एक और चीज समझना, अगर कोई भी बिजनेस ट्रस्ट वाला, याद करो आप, बिजनेस ट्रस्ट में एक रिट पड़ा था REIT, और रिट जो है उसकी अगर ओन प्रॉपर्टी है, वो ओन प्रॉपर्टी पे जो रेंटल इनकम मिलता है वो रिट के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1023 FCA। तो जो रिट को जो रेंट मिलेगा, क्या उस पे कोई अदर पर्सन जो रेंट देगा रिट को वो टीडीएस काटेगा? आंसर इज नो, उसमें टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर मान लो हमने कहीं पे कोई वेयरहाउस भाड़े पे लिया, गोडाउन भाड़े पे लिया, टीडीएस कौन सी सेक्शन में कटेगा? 194I में, बिकॉज दैट इज रेंट। बट अगर अपन ने कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी ली, किसी से कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी ली जहां पे अपने को अदर फैसिलिटी और मिल रही है, तो वहां पे टीडीएस 194C में कटेगा। अब एक बात समझना, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो क्या करती है? एयरलाइंस कंपनी से जो फ्लाइट की लैंडिंग चार्जेस या पार्किंग चार्जेस लेता है, तो पार्किंग और लैंडिंग चार्जेस लेता है, क्या 194I में जाएगा? आंसर इज नो, इट इज नॉट अ रेंट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, 194C में जाएगा, क्योंकि वहां पे बंडल ऑफ सर्विस है, वो आप अपनी मर्जी से वहां पे फ्लाइट नहीं उतार सकते करके, ठीक है? वो एयरपोर्ट अथॉरिटी आपको एक बंडल ऑफ सर्विस देती है और उसके लिए वहां पे जो टीडीएस कटेगा वो 194C में कटेगा, 194I में टीडीएस है वो नहीं कटेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन इज 194IA। 194IA 2-4 साल पहले एक नई सेक्शन आई है और उसको ऐसे भी याद रख सकते हो, 194IA इज इमूवेबल प्रॉपर्टी आप एक्वायर करते हो। इमूवेबल प्रॉपर्टी आप एक्वायर करते हो तो देखो बेटा, यहां पे क्या होगा कि अगर कोई भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड, पेयर कौन होगा? पेयर इज एनी पर्सन, पेई कौन होना चाहिए? रेजिडेंट पर्सन। और अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर की तो उस पे टीडीएस का रेट है वो 1% रहेगा, टीडीएस का रेट 1% रहेगा। लेकिन एक चीज समझना, यहां कोविड की वजह से रेट क्रैश हुआ, आंसर इज यस, कोविड की वजह से 0.75% हो जाएगा 14 मई 2020 से लेके और 31 मार्च 2021 तक। अब एक और चीज समझना, यहां पे टीडीएस तभी कटेगा जब कंसिडरेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज 50 लाख और मोर, मींस लेस देन 50 लाख है तो टीडीएस नहीं कटेगा। सर एग्जैक्ट 50 लाख है तो भी टीडीएस कटेगा? आंसर इज यस। एक बात समझना, ऐसी 2-3 सेक्शन है जहां पे ऐसी लैंग्वेज यूज हुई है। एक तो तुम्हारा 192A में जो ईपीएफ का पेमेंट लेस देन 50,000 है तो टीडीएस नहीं कटेगा, एग्जैक्ट 50 है तो टीडीएस कटेगा। दूसरा 194DA में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी लेस देन 1 लाख है तो टीडीएस नहीं कटेगा, एग्जैक्ट 1 लाख है तो टीडीएस कटेगा। और उसके बाद इस सेक्शन में लेस देन 50 लाख है तो टीडीएस नहीं कटेगा, 50 लाख है तो टीडीएस कटेगा। लेकिन एक बात बताओ, बाकी जितनी भी सेक्शन थी जैसे 194C है, जैसे उसमें 30 और 1 लाख है तो एग्जैक्ट 1 लाख है तो टीडीएस नहीं कटेगा, बट यहां पे बेटा एग्जैक्ट 50 लाख है तो भी टीडीएस कटेगा। अब एक और चीज समझना, यहां 50 लाख कंसिडरेशन की बात की हुई है, यहां 50 लाख है वो एसडीवी की बात नहीं की हुई। हो सकता है प्रॉपर्टी का एसडीवी 55 लाख है बट कंसिडरेशन है वो अगर मान लो 45 लाख है तो उस केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना कि बहुत बार क्या होता है, बिल्डर अगर कोई भी घर बेचता है तो उसके साथ में क्लब मेंबरशिप भी साथ में देता है, पार्किंग चार्जेस भी साथ में लेता है, और जो क्या बोलते हैं लाइट इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी का चार्जेस भी साथ में लेता है सेल के टाइम पे। तो भैया ये 50 लाख की लिमिट देखते टाइम ये सब इंक्लूड होंगे, मींस इंसिडेंट ऑफ सेल है। अगर बिल्डर कोई भी फ्लैट वगैरह सेल करता है उसके इंसिडेंटल ये जो एक्सपेंसेस है वो अगर अपने से कलेक्ट करता है तो वो 50 लाख की लिमिट में आएगा और बेटा उस पर भी टीडीएस है वो 1% की रेट से कटेगा। नेक्स्ट सेक्शन इज 194IB। 194IB क्या बोलता है कि अगर मान लो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे लेते हो, कैसे याद रखोगे? IB इज इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे लेते हो, पेयर कौन होना चाहिए? सिर्फ मेरी वाइफ, दैट इज इंडिविजुअल HUF, जो 194I में कवर नहीं हुए थे। आपको पता है 194I वहां पे रेंट था, रेंट प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर इमूवेबल प्रॉपर्टी सब था उधर। तो अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे लेते हो। लेकिन पेयर में क्या लिखा है? इंडिविजुअल HUF। क्योंकि एक बात बताओ, इंडिविजुअल HUF कौन सा वाला? जो 194I में कवर नहीं होता। अगर वो 194I में कवर हो जाता है तो 194I में टीडीएस काटेगा, बट अगर 194I में कवर नहीं होता है तो बेटा इसको यहां पे टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे ली और पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ रेंट 50,000 से ज्यादा है,
पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ है वो रेंट 50,000 से ज्यादा है तो आपको टीडीएस इस पर्टिकुलर सेक्शन में काटना पड़ेगा। तो इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। सबसे पहले पेयर कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, जो 194I में कवर नहीं होते। पेई कौन होना चाहिए? रेजिडेंट पर्सन। रेट क्या रहेगा? 5%। टीडीएस का रेट कोविड की वजह से 3.75% इन पर्टिकुलर पीरियड। अब एक चीज समझना, इस पर्टिकुलर सेक्शन में टीडीएस तभी कटता है जब पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट है वो 50,000 से ज्यादा है। एग्जैक्ट 50 या उससे कम है तो टीडीएस नहीं कटेगा। एक और चीज समझना, इस सेक्शन में थोड़ी यूनिक चीज है। यूनिक ये है कि टीडीएस काटना कब है। हमने बाकी सब सेक्शन में तो क्या पढ़ा हुआ है कि जब भी पेमेंट और क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर हर महीने काटेंगे, लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखना, ये सेक्शन बोलती है कि टीडीएस काटना है ओनली एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग और पेमेंट ऑफ द लास्ट मंथ ऑफ द रेंट। मींस जब भी आप लास्ट महीने का रेंट पे करोगे या क्रेडिट करोगे तभी टीडीएस काटना है। लास्ट मंथ का रेंट आप पे करोगे या क्रेडिट करोगे तभी आपको टीडीएस काटना है। आपको हर महीने टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। मींस लास्ट मंथ का रेंट है, जब आप पे करते हो या क्रेडिट करते हो उसी टाइम आपको टीडीएस काटना है। लास्ट मंथ ऑफ द ईयर या लास्ट मंथ ऑफ द टेनेंसी। जैसे लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज अ मार्च एंड लास्ट मंथ ऑफ द टेनेंसी, मान लो आपने दिसंबर में घर खाली कर दिया तो दिसंबर जो है वो लास्ट मंथ ऑफ द टेनेंसी रहेगा करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना, लास्ट मंथ का जो रेंट है वो क्रेडिट या पे करोगे तब टीडीएस काटना है। अब एक चीज समझना, हुआ क्या इसमें, अगर मान लो पेई ने अपना पेन नंबर नहीं दिया तो पेई ने पेन नंबर नहीं दिया तो आप टीडीएस 20% से काटोगे। लेकिन एक चीज समझना, अगर पेई ने अपना पेन नंबर नहीं दिया, पेई ने अपना पेन नंबर नहीं दिया तो यहां 20% से काटोगे। लेकिन ध्यान रखना वो टीडीएस का अमाउंट लास्ट मंथ ऑफ रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो लास्ट मंथ ऑफ रेंट है वो लास्ट मंथ ऑफ रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट टीडीएस अमाउंट शुड नॉट बी मोर देन द लास्ट मंथ ऑफ रेंट। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलो अब एक और चीज समझना, 194IC। 194IC क्या बोलता है कि अगर मान लो वो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, याद है 45(5)(a) कैपिटल गेन में पढ़ा था, बिल्डर के साथ अग्रीमेंट में एंटर करते हो, बिल्डर आपको प्रोजेक्ट बनाने के बाद कुछ फ्लैट देगा, कुछ पैसा भी देता है, तो बिल्डर अगर कुछ पैसा देता है तो टीडीएस इस सेक्शन में घटेगा। पेयर एनी पर्सन, पेई रेजिडेंट पर्सन, टीडीएस का रेट 10%, कोविड की वजह से 7.5%। अब एक चीज समझना, सिर्फ मनी कंसिडरेशन है इसमें। जो मनी वाले कंपोनेंट पे टीडीएस कटेगा, जो इन काइंड वाला कंपनसेशन है उस पे टीडीएस आपका नहीं कटेगा। नेक्स्ट सेक्शन इज 194J। 194J इज रिलेटेड टू द जानी दुश्मन। जो भी जानी दुश्मन है, जानी दुश्मन कौन होते हैं? आपका बॉस, प्रोफेशनल, हम लोग, ठीक है। हम लोग जानी दुश्मन नहीं है भाई। तो आपका जो बॉस है, जो ऑफिस में काम करते थे प्रोफेशनल, दे आर द जानी दुश्मन फॉर यू। तो आप एक बात समझना, ये सेक्शन क्या बोलती है कि भैया 5 पेमेंट पे टीडीएस इस सेक्शन में कटेगा 194J। प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कम्पिट फीस एंड डायरेक्टर फीस। क्या क्या बोला? प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कम्पिट फीस एंड डायरेक्टर फीस। ये 5 चीजों पे टीडीएस इस पर्टिकुलर सेक्शन में कटेगा। पेयर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन बट अदर देन बीवी सर की वाइफ। मींस इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस रिसिट 50 लाख से ज्यादा था। पेई कौन होना चाहिए? रेजिडेंट पर्सन। रेट क्या रहेगी? अब एक बात समझना, यहां रेट्स में अमेंडमेंट्स है। ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, आपका पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। यहां पे रेट्स में कुछ अमेंडमेंट्स है, तो रेट्स को आप ऐसे याद रखो। इधर देखो, इधर देखो, रेट्स को आप ऐसे याद रखो कि अगर आप कोई भी पेमेंट किसी कॉल सेंटर को कर रहे हो, किसको पेमेंट कर रहे हो? कॉल सेंटर को, टीडीएस का रेट 2%। कॉल सेंटर को कर रहे हो, टीडीएस का रेट 2%। दूसरा, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है बट नॉट बीइंग प्रोफेशनल सर्विस। मींस फीस फॉर टेक्निकल सर्विस नॉट बीइंग प्रोफेशनल सर्विस, आप ऐसे याद रखो, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस नॉट बीइंग प्रोफेशनल सर्विस, टीडीएस रेट इज 2%। या फिर रॉयल्टी है फॉर द सेल या डिस्ट्रीब्यूशन या एग्जीबिशन ऑफ मूवी से रिलेटेड रॉयल्टी है तो 2%। बाकी सब केसेस में आपका टीडीएस का रेट 10%। तो मैंने बोला 3 जगह 2% है। कहां कहां? एक तो अगर आपने कॉल सेंटर को पेमेंट किया, टीडीएस का रेट 2%। अगर आपका फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है बट नॉट बीइंग प्रोफेशनल सर्विस, 2% करके, ठीक है। और उसके बाद में अगर आपका रॉयल्टी है, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ द मूवी, उससे रिलेटेड 2%, बाकी सब जगह 10%। कोविड की वजह से रेट क्रैश हुआ है? आंसर इज यस, कोविड की वजह से रेट क्रैश हुआ है और 2% की जगह 1.5%, 10% की जगह 7.5%। अब एक और चीज समझना, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। मैं अगर रेट को वापस बोलना चाहूं, प्रोफेशनल फीस पे रेट आपका कितना है? 10%। दूसरा, टेक्निकल सर्विस जो है, नॉट बीइंग प्रोफेशनल सर्विस, वहां रेट है आपका 2%। बट अगर टेक्निकल सर्विस बीइंग प्रोफेशनल सर्विस है तो रेट हो जाएगा 10% करके, ठीक है। अगर टेक्निकल सर्विस नॉट बीइंग प्रोफेशनल सर्विस तो 2%। रॉयल्टी पे कितना? देखो, रॉयल्टी में 2 पार्ट। अगर वो सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ मूवी से रिलेटेड है तो 2%, बाकी वाला कोई रॉयल्टी है तो 10%। उसके बाद में तुम्हारा नॉन कम्पिट फीस पे 10% और डायरेक्टर फीस पे 10%। अब एक और चीज समझना, यहां पे जो ये लिमिट देखी जाती है ना कि भैया प्रोफेशनल फीस,
टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कम्पीट फीस, ये अगर 30,000 से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है। 30,000 से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है, अगर अप टू 30,000 है तो टीडीएस नहीं काटना। और डायरेक्टर फीस पे तो लिमिट लगेगा ही नहीं, और ये लिमिट भी सेपरेटली लगता है, मींस नेचर ऑफ पेमेंट वाइज लिमिट देखा जाएगा। जैसे मैंने क्या किया, एक बंदा है जिसका नाम है लक्ष्मण, लक्ष्मण को मैंने 27,000 का प्रोफेशनल फीस पे किया, 28,000 का रॉयल्टी पे किया, क्या टीडीएस काटना है? आंसर इज नो, इसमें टीडीएस नहीं काटना। एक और चीज समझना, अगर आपका प्रोफेशनल नेचर के लिए प्रोफेशनल फीस है वो पर्सनल नेचर का है, अगर पर्सनल नेचर के लिए कोई प्रोफेशनल फीस है तो उसमें टीडीएस नहीं काटना। जैसे मान लो किसी डाइवोर्स के केस में एडवोकेट का सर्विस लिया, या फिर मान लो बीमार हो गए थे और बीमार होने के बाद हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से अगर कोई इलाज करवाया पर्सनल पर्पस, इंडिविजुअल एचयूएफ का पर्सनल पर्पस का, इंडिविजुअल एचयूएफ का पर्सनल पर्पस का कोई भी प्रोफेशनल फीस है तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। अब एक और चीज समझना, इधर देखना, अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है तो वो किसी को इन चीजों का पेमेंट करेगा तो टीडीएस काटना पड़ेगा। लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है। अब एक चीज समझना, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ का भले लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा, लेकिन अगर उसने किसी को रॉयल्टी का पेमेंट किया या नॉन कम्पीट फीस का पेमेंट किया तो टीडीएस नहीं काटना। मैंने क्या बोला, इंडिविजुअल एचयूएफ लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, ग्रॉस रेट 50 लाख से ज्यादा है, उसने किसी को रॉयल्टी का पेमेंट किया या नॉन कम्पीट फीस का पेमेंट किया, डायरेक्टर फीस का तो पेमेंट कर ही नहीं सकता, तो रॉयल्टी नॉन कम्पीट फीस का पेमेंट किया तो टीडीएस नहीं काटना। मैं इन सिंपल वर्ड में एक बहुत बात बोलूं आपको, इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था, ग्रॉस रेट 50 लाख से ज्यादा था, वो किसी को पेमेंट करता है, टीडीएस तभी काटना है जब वो प्रोफेशनल फीस या टेक्निकल फीस पे करता है। प्रोफेशनल फीस या टेक्निकल फीस है, प्रोफेशनल फीस या टेक्निकल फीस है वो पे करता है तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना। और प्रोफेशनल फीस में भी अगर वो पर्सनल नेचर का है तो उस केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू 194K, ये नई सेक्शन है इसी साल से। अगर आपको म्यूचुअल फंड यूटीआई से कोई भी इनकम मिलती है, म्यूचुअल फंड यूटीआई से इनकम मिलती है तो नाउ इट इज टैक्सेबल, तो यहां पे टीडीएस कटेगा। पेयर कौन होगा, म्यूचुअल फंड कंपनी या यूटीआई। पेई कौन होगा, रेजिडेंट पर्सन। रेट क्या रहेगा, 10%। और टीडीएस नहीं काटना अगर पूरे साल में 5,000 तक ही इनकम मिलता है। अगर आपको अप टू 5,000 इनकम मिलता है तो उस केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेक्शन 194L है, आपकी प्रॉपर्टी ले गए, आपकी प्रॉपर्टी ले गए, मींस कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर आपकी प्रॉपर्टी का कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाता है तो उस केस में जो कंपनसेशन मिलता है उस पर टीडीएस कटेगा। पेयर एनी पर्सन, पेई रेजिडेंट पर्सन। रेट इज 10%, कोविड की वजह से रेट इज 7.5%। अब एक चीज समझना, टीडीएस तभी कटेगा जब कंपनसेशन आपका 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, मींस पूरे साल का कंपनसेशन इज अप टू 2,50,000, तो उस केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। और अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो उस केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। बाकी कोई भी अगर कंपल्सरी एक्विजिशन होता है तो उसमें टीडीएस कटेगा। नेक्स्ट पार्ट इज 194LB। 194LB क्या बोलता है कि अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है और उसने किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को इंटरेस्ट दिया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड ने नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को इंटरेस्ट दिया, 5% की रेट से टीडीएस कटेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड वो वाला जो सेक्शन 1047 में बोला हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन 194M। अब 194M को आप कैसे याद रखोगे पता है, 194M इज अ मिक्सचर्स ऑफ 194C, 194J एंड 194H। 194M is a mixture of 194C, 194J and 194H। ये सेक्शन बोलती है आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट करते हो या फिर कमीशन ब्रोकरेज का पेमेंट करते हो या फिर आप क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट, कमीशन ब्रोकरेज या प्रोफेशनल फीस का पेमेंट करते हो तो टीडीएस इस सेक्शन में घटेगा। लेकिन क्यों, वो तो ऑलरेडी सेक्शन थी। लेकिन एक चीज समझना, यहां पेयर क्या लिखा हुआ है, सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ, और वो वाले इंडिविजुअल एचयूएफ जो 194C, 194J एंड 194H में कवर नहीं होते। 194C, 194J, 194H में बीबी सर की वाइफ कवर नहीं हो रही थी। मींस ऐसा कोई इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर अप टू 1 करोड़ है या अप टू 50 लाख है तो वो लोगों को उन सेक्शन में तो टीडीएस नहीं काटना था, बट इस सेक्शन में काटना पड़ जाएगा। या फिर एक बात बताओ, 194C में मैंने बताया था कि पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है तो टीडीएस नहीं कटता, आपकी शादी में केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट। या 194J में मैंने बताया था पर्सनल नेचर के लिए प्रोफेशनल फीस पे किया तो उस सेक्शन में टीडीएस नहीं कटता, लेकिन इस सेक्शन में काटना पड़ेगा अगर आपने किसी रेजिडेंट पर्सन को पेमेंट या क्रेडिट किया और पूरे साल का 50 लाख से ज्यादा है, सिर्फ 50 लाख से ज्यादा है तो ही इस सेक्शन में टीडीएस कटेगा। रेट रहेगी 5%, बट कोविड की वजह से रेट आपका 3.75% हो जाएगा। तो देखो बेटा,
पेयर कौन? इंडिविजुअल एचयूएफ, जो वहां पे 194C, 194H, 194J में कवर नहीं हुआ। और अगर किसी भी पर्सन को आप पेमेंट कर रहे हो, रेजिडेंट पर्सन को, क्या प्रोफेशनल फीस का, कॉन्ट्रैक्ट का या कमीशन ब्रोकरेज का, और पूरे साल का मिला के जो पेमेंट किया वो 50 लाख से ज्यादा है, तो 5% की रेट से टीडीएस काट लो। कोविड की वजह से रेट 3.75% हो जाएगी। अब एक चीज समझना, जैसे एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर काका, काका को मैंने मान लो यहां पे प्रोफेशनल फीस का पेमेंट किया 5 लाख का, मैंने कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट किया 40 लाख का, 45 लाख हो गया, और 10 लाख मान लो मैंने उसको कमीशन ब्रोकरेज पे किया, टोटल 55 लाख है। क्या मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा? आंसर इज यस। मींस किसी पर्टिकुलर पर्सन को जो आप पेमेंट या क्रेडिट कर रहे हो वो 50 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में आपको टीडीएस है वो टीडीएस काटना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, और नेक्स्ट सेक्शन आपकी 194N है, और 194N में इस साल अमेंडमेंट हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहली चीज सर, इसमें क्या होता है, जब आप बैंक से कैश विड्रॉ करते हो और कैश विड्रॉ पूरे साल में मिला के 1 करोड़ से ज्यादा है, किसी पर्टिकुलर बैंक से 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉ होता है, तो उस पे 2% की रेट से टीडीएस कटेगा। सबसे पहले पेयर कौन होना चाहिए? पेयर इज बेसिकली कोऑपरेटिव बैंक या बैंक या पोस्ट ऑफिस। पेई कौन होना चाहिए? कोई भी पर्सन, मींस रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, कोई भी पर्सन। रेट क्या रहेगा? 2%। अब एक चीज समझना, यहां पे टीडीएस कब कटेगा? जब आपका कैश विड्रॉल 1 करोड़ से ज्यादा है। कैश विड्रॉल 1 करोड़ से ज्यादा है तो यहां पे टीडीएस कटेगा 2% की रेट से। इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर वाले पे आपका 2% की रेट से टीडीएस है वो कट जाएगा। अब यहां पे एक और चीज समझना, अगर मान लो कोई पेई जो है, मतलब जो अकाउंट होल्डर है, उस अकाउंट होल्डर ने लास्ट के 3 साल का रिटर्न फाइल नहीं किया, और वो 3 साल का रिटर्न फाइल नहीं किया, और उसकी ड्यू डेट 139/1 की ऑलरेडी जा चुकी है बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस प्रीवियस ईयर। मैंने क्या बोला कि कोई भी अगर पेई है जिसने लास्ट के 3 साल का ऑल 3 प्रीवियस ईयर का रिटर्न फाइल नहीं किया, और जिसका 139/1 का ड्यू डेट ऑलरेडी एक्सपायर हो गया है बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस प्रीवियस ईयर। जैसे एक बात बताओ, अपना प्रीवियस ईयर इज 2021, सो 2021 स्टार्टिंग इज 1 अप्रैल 2020, तो 1 अप्रैल 2020 से पहले ड्यू डेट कौन से ईयर की रिटर्न फाइलिंग की जा चुकी है? 19-20 की नहीं गई। प्रीवियस ईयर 18-19, 17-18 एंड 16-17। सो अगर कोई पर्सन है जिसने प्रीवियस ईयर 16-17, 17-18 एंड 18-19 वो 3 साल का रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो उस केस में बेटा यहां पे जो लिमिट है जो 1 करोड़ की है वो वहां 20 लाख हो जाएगी। मिस 20 लाख से ज्यादा कैश विड्रॉ हुआ तो आपका 20 लाख के बाद वाले पे आपको 2% की रेट से टीडीएस कटेगा, और अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो 5% की रेट से टीडीएस कटेगा 1 करोड़ से बाद। तो मैंने आपको क्या बोला? ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। नॉर्मली यहां पे टीडीएस 1 करोड़ से ज्यादा कैश विड्रॉ होता है तो उस पे आपका 2% की रेट से कटेगा, लेकिन जो नॉन फाइलर है अकाउंट होल्डर, जो नॉन फाइलर अकाउंट होल्डर है जिसने लास्ट के 3 साल का रिटर्न फाइल नहीं किया इस प्रीवियस ईयर के पहले, ऑलरेडी वो ड्यू डेट उस ईयर की 139 वाली जा चुकी है, तो उसके लिए 20 लाख से ज्यादा होते ही आपका 2% से टीडीएस, और 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 5% की रेट से टीडीएस है वो काटना पड़ेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक चीज समझना, यहां पे ये सेक्शन नहीं लगेगी। कब नहीं लगेगी? कुछ एक्सेप्शनल केसेज है जो कैश विड्रॉल के केस में ये सेक्शन नहीं लगेगी। पहला, अगर गवर्नमेंट कैश विड्रॉ करती है या कोई भी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस वो कहीं और किसी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस से कैश विड्रॉ करते हैं तो ये सेक्शन नहीं लगेगी। मींस जो पेई है वो गवर्नमेंट है, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस है, या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ द बैंक और कोऑपरेटिव बैंक है, या व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो एटीएम ऑपरेटर है तो उन पे भी ये सेक्शन नहीं लगेगी, या फिर कोई भी नोटिफाइड पर्सन है उस पे भी ये सेक्शन नहीं लगेगी। अब एक बात समझना, यहां पे कौन कौन से लोगों को नोटिफाई किया, तो सबसे पहला, अगर कोई भी ऑथोराइज्ड डीलर है या एजेंट है जो फुल फ्लेज मनी चेंजर है जिनको आरबीआई से लाइसेंस मिला हुआ है, तो फुल फ्लेज जो मनी चेंजर है जिनको आरबीआई से लाइसेंस मिला हुआ है और वो कैश विड्रॉ करते हैं तो उस केस में ये सेक्शन नहीं लगेगी। लेकिन वो काम क्या कर रहे हैं? परचेज ऑफ द फॉरेन करेंसी फ्रॉम द फॉरेन टूरिस्ट और नॉन रेजिडेंट विजिटिंग इंडिया। जो फॉरेन के टूरिस्ट है या नॉन रेजिडेंट वो इंडिया में विजिट करते हैं तो उनसे फॉरेन करेंसी खरीदते हैं, उनको इंडियन रुपीस देते हैं, या फिर जो इंडियन रेजिडेंट पर्सन है जो इंडिया के बाहर गया था घूमने के लिए वो वापस इंडिया में रिटर्न होता है तो क्या करता है? इंडियन करेंसी लेता है फॉरेन करेंसी देके, तो ये वाला काम कर रहे हैं। या फिर डिस्बर्समेंट ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस टू द रिसिपेंट बेनिफिशियरी इन इंडिया इन कैश अंडर मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम MTSS ऑफ आरबीआई, उसमें अगर वो ये पैसा जो है वो उसको रेमिटेंस करते हैं तो उस केस में उन पे ये सेक्शन नहीं लगेगी। तो आप ऐसे याद रखो कि जो फुल टाइम मनी चेंजर है उस पे ये सेक्शन नहीं लगेगी। उसके बाद जो तुम्हारे एपीएमसी मंडी में जो एजेंट्स होते हैं, एपीएमसी मंडी आजकल बहुत चल रहा है किसान आंदोलन की वजह से, तो जो एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी होती है, जो मंडियां होती है, उस मंडी में जो भी तुम्हारे एजेंट या ब्रोकर होते हैं वो अगर कैश विड्रॉ बैंक से करेंगे तो उस पर ये सेक्शन नहीं लगेगी। और जो सीआरएस एजेंसी है, जो कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी, कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी किसको बोलेंगे कि जो लोग एटीएम में पैसा चेंज करते हैं, मींस एटीएम में पैसा फिलअप करते हैं, ऐसी बहुत सारी एजेंसी है जो एटीएम में पैसा फिलअप करती है, या फिर तुम्हारे एटीएम ऑपरेटर के जो क्या बोलते हैं एजेंट्स रहेंगे, उन पे ये सेक्शन नहीं लगेगी। तो आप मुझे इधर देखो सब लोग, सर ये सेक्शन कहां कहां नहीं लगेगी? तो मैंने बोला कि तुम्हारा 194N जो सेक्शन है वो कहां कहां पे नहीं लगेगा। पहला, गवर्नमेंट कैश विड्रॉ करती है, या फिर बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस कैश विड्रॉ करता है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक है वो कैश विड्रॉ करता है, व्हाइट लेबल ऑपरेटर जो है, जो एटीएम ऑपरेटर है वो कैश विड्रॉ करते हैं, या एनी अदर नोटिफाइड पर्सन। और नोटिफाइड पर्सन में पहला फुल फ्लेज जो मनी चेंजर है वो कैश विड्रॉ करता है। तो दूसरा, अगर कोई भी कमीशन एजेंट है जो, या फिर ट्रेडर जो एपीएमसी मंडी में रजिस्टर्ड है वो अगर करता है, या फिर जो सीआरएस होते हैं, कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी, वो कैश विड्रॉ करता है, तो ये सेक्शन नहीं लगेगी। उसके बाद एक सेक्शन आई है 194O, और 194 बेटा ओ इसी साल से आई है। और 194O सेक्शन क्या बोलती है कि तुम्हारा जो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन होगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को जब पेमेंट करेगा या उसका अकाउंट क्रेडिट करेगा तो यहां पे टीडीएस कटेगा। तो मैंने बोला कि अगर मान लो ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब जो इंटरनेट वाला है, ठीक है। अब एक बात समझना, ये सेक्शन जो है वो 1 अक्टूबर 2020 से, ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ई कॉमर्स ऑपरेटर उसको बोलेंगे कि ऐसा ऑपरेटर, ऐसा पर्सन जो कोई भी वेबसाइट ओन करता है या कोई पोर्टल ओन करता है जिसके थ्रू दूसरों के गुड्स वगैरह बेचता है, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स ऑपरेटर। एग्जांपल के लिए अमेजॉन, या एग्जांपल के लिए फ्लिपकार्ट, तो दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब एक बात समझना, ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो किसी रेजिडेंट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट करता है। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का मतलब वो वाला बंदा जो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट के थ्रू अपना गुड्स बेचता है। जैसे हम बीबी वर्चुअल से, और हम लोग क्या करते हैं, हमारी बुक जो कॉम्पैक्ट है वो मान लो यहां पे हम मेक माई डिलीवरी वेबसाइट के थ्रू बेचते हैं, या अमेजॉन के थ्रू बेचते हैं, या फ्लिपकार्ट के थ्रू बेचते हैं, तो वी आर द ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। तो एक बात समझना, यहां पे समझने की कोशिश करना, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 से। पेयर कौन होगा यहां पे? ई कॉमर्स ऑपरेटर। पेई कौन होगा? रेजिडेंट पार्टिसिपेंट। सर यहां पे रेट क्या रहेगी? 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट। 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट पे टीडीएस कटेगा, बट कोविड की वजह से यहां पे रेट है वो तुम्हारी 0.75% हो जाएगी। अब एक बात समझना, 0.75% बिटवीन आपका कब? 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक। लेकिन मैं एक बात बोलूं, जब ये सेक्शन ही 1 अक्टूबर से आई है, ये सेक्शन जो है, ये सेक्शन ही अगर 1 अक्टूबर से आई है, तो ऑब्वियसली यहां 1 अक्टूबर 2020 से लेके और 31 मार्च 2021 तक आपका टीडीएस का रेट 0.75% होगा। अब एक और चीज समझना, यहां टीडीएस है वो ग्रॉस अमाउंट पे लेना है। ग्रॉस अमाउंट का मतलब क्या होता है कि जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, अमेजॉन ने हमारी बुक जो सेल की वो 1 करोड़ की सेल की। उन्होंने क्या किया कि 20 लाख, मान लो 20% उनका कमीशन था, वो काटने के बाद 80 लाख का हमको पेमेंट किया। हमारा टीडीएस कितने पे कटेगा? 80 लाख पे या 1 करोड़ पे? राइट आंसर इज 1 करोड़ पे। मींस जो ग्रॉस अमाउंट ऑफ द सेल ऑफ गुड्स और सर्विस है, उस ग्रॉस अमाउंट पे यहां पे टीडीएस कटेगा। अब एक और चीज समझना, बहुत बार क्या होता है कि भैया अमेजॉन ने सेल किया 1 करोड़ का, बट 1 करोड़ में से ऑलरेडी 70 लाख हमारे अकाउंट में सीधा कस्टमर से आ गया था। मींस अमेजॉन ने क्या किया, वहां हमारा अकाउंट नंबर डिस्प्ले किया था, तो स्टूडेंट ने क्या किया, वो अकाउंट नंबर से सीधा हमारे अकाउंट में पैसा डाल दिया। 70 लाख ऑलरेडी आ गया, अमेजॉन के पास 30 लाख आया, और 30 लाख में से उन्होंने पूरे 1 करोड़ पे 20 लाख टीडीएस काटने, वो सॉरी कमीशन काटने के बाद हमको 10 लाख का पेमेंट किया। माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, यहां टीडीएस सिर्फ 30 लाख पे कटेगा, पूरे 1 करोड़ पे कटेगा? राइट आंसर इज पूरे 1 करोड़ पे कटेगा। मींस अगर मान लो कोई कस्टमर है या क्लाइंट है, उससे डायरेक्टली पार्टिसिपेंट को पैसा मिल जाता है, तो लेकिन वो सेल जो यहां फैसिलिटेट करवाई थी, वो यहां पे सेल जो फैसिलिटेट हुई थी वो ई कॉमर्स ऑपरेटर ने करवाई थी, तो इस केस में पूरे ग्रॉस अमाउंट पे टीडीएस है वो कट जाएगा, भले पैसा जो है वो ऑलरेडी कस्टमर से पार्टिसिपेंट को मिल गया है। अब एक चीज समझना, यहां पे टीडीएस नहीं कटेगा एक केस में, अगर कोई ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, वो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है। मिस बीबी वर्चुअल्स है वो इंडिविजुअल एचयूएफ है, मान लो मिस्टर बीबी है, तो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है वो इंडिविजुअल एचयूएफ है। पूरे साल का सेल जो है उस पार्टिसिपेंट का जो कर रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर, वो 5 लाख से ज्यादा नहीं है, और जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है वो अपना पैन नंबर या आधार नंबर दे देता है, तो उस केस में यहां पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या बोला, 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो टीडीएस नहीं कटेगा। सबसे पहली चीज, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है वो कौन है? इंडिविजुअल एचयूएफ है। दूसरा, भैया ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, उसके लिए जो सेल कर रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर, वो पूरे साल की जो ग्रॉस सेल है करके, ठीक है, वो 5 लाख से ज्यादा नहीं है, 5 लाख से ज्यादा नहीं है। एंड तीसरी चीज, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट अपना जो पैन नंबर है या आधार नंबर दे देता है, तो उस केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना,
अगर मान लो इस पर्टिकुलर सेक्शन में टीडीएस कट जाता है 194 ओ में, या टीडीएस नहीं कटता ड्यू टू द लिमिट ऑफ दैट 5 लाख इंडिविजुअल एचयूएफ वाला, तो उस केस में अगर इस सेक्शन में टीडीएस कट चुका है तो और किसी सेक्शन में टीडीएस नहीं कटेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। उसके बाद में एक सेक्शन होती है 195 सेक्शन ये बोलती है, 195 जो सेक्शन है वो ये बोलती है कि अगर कोई भी पर्सन है वो किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को पेमेंट करता है और नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के हाथ में अगर वो इनकम टैक्सेबल है तो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी का टीडीएस है वो काटना पड़ेगा। कौन सी रेट से? जो भी इनकम टैक्स एक्ट में रेट दे रखी है या फिर तुम्हारा डीटीडब्ल्यू का रेट, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल है उस रेट से टीडीएस है वो टीडीएस काटना पड़ेगा। उसके बाद सेक्शन 196 ए ये बोलती है कि जो भी इनकम मिलती है यूटीआई म्यूचुअल फंड से, यूटीआई म्यूचुअल फंड से जो इनकम मिलती है वो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को मिल रही है तो उसमें 20% की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। 196 बी जो ये बोलती है कि अगर मान लो कोई भी एलटीसीजी होता है या इनकम मिलती है जो 115 एबी में कवर होती है। 115 एबी अब नॉन रेजिडेंट में देखोगे ओफो वाला, ओवरसीज फॉरेन लाइक ओवरसीज फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको अगर मान लो ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, उनको अगर कोई भी इनकम होती है एलटीसीजी होता है तो उस पर टैक्स जो टीडीएस कटेगा वो 10% की रेट से कटेगा। उसके बाद 196 सी जो सेक्शन होती है वो ये बोलती है कि नॉन रेजिडेंट को अगर मान लो जीडीआर या फिर बॉन्ड्स है उस पर 115 एसी में जो बोला हुआ है उस पर जो इनकम मिलती है वो इनकम जो इंटरेस्ट है उस पर 10% की रेट से टीडीएस है वो 10% की रेट से टीडीएस कट जाएगा। और 196 डी ये बोलती है कि अगर मान लो आप किसी भी एफआईआई को, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को, उनको जो इनकम देते हो तो उस पर डिविडेंड है या फिर इंटरेस्ट है तो उस पर 20% की रेट से टीडीएस कटेगा, लेकिन वो स्पेसिफाइड फंड है तो उस पर 10% की रेट से टीडीएस कटेगा। ये ज्यादा समझ में आएगा जब आप नॉन रेजिडेंट वाला पार्ट समझोगे। अब एक चीज समझना, टीडीएस से रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग पार्ट है। सबसे पहली चीज ये कि अगर मान लो कहीं पे भी कोई भी अमाउंट है उसमें सर्विस पे जीएसटी है तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। मीन जीएसटी अमाउंट पे टीडीएस नहीं कटेगा अगर वो जीएसटी ऑन सर्विस है। जीएसटी ऑन सर्विस का मतलब जैसे प्रोफेशनल फीस है 10 लाख का, उसमें 1,80,000 का जीएसटी है तो टीडीएस कितने पे कटेगा? 11,80,000 और ओनली 10 लाख। राइट आंसर इज ओनली 10 लाख पे। अगर पेई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है या म्यूचुअल फंड है तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है या आपके पुराने बहुत सारे लॉसेज है और इस साल जो भी आपको पैसा मिल रहा है वो पैसा उस पे टीडीएस तो कटेगा, तो बेटर है आप इनकम टैक्स ऑफिसर को बोलो, मींस आप डिपार्टमेंट को बोलोगे सर हमारी इनकम तो ऐसे भी नहीं है या फिर जो मतलब हमारी इनकम है वो पुराने लॉसेज से सेटअप हो जाएगी एंड ऑल, तो सर हमको यहाँ पे टैक्स भरना नहीं आएगा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप हमको एक सर्टिफिकेट दे दो जिससे कि आगे वाला हमारा टीडीएस नहीं काटे या लोअर रेट से काटे, दैट इज कॉल्ड लो रेट या नो रेट ऑफ डिडक्शन का सर्टिफिकेट। तो अगर डिपार्टमेंट मुझे ये सर्टिफिकेट दे देता है तो जो भी पेयर रहेगा उसको मैं ये सर्टिफिकेट दूंगा तो पेयर जो है वो मेरा टीडीएस नहीं काटेगा या बहुत ही लो रेट से काटेगा। उसके बाद यहां पे सेक्शन 4 बोलती है कि अगर मान लो आपको इनकम होती है 5 सेक्शन में, मींस ये 5 सेक्शन की नेचर वाली इनकम होती है। कौन कौन सी? या तो 192 ए वाली, 192 है ईपीएफ का पेमेंट, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 194 है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 194 डी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी, या 194 आई दैट इज रेंट। मैंने क्या बोला? 192 ए, 193, 194 ए, 194 डी या 194 आई की इनकम होती है और आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा नहीं है तो आप आगे वाले को एक 15G 15H का डिक्लेरेशन दे सकते हो कि भाई मेरी इनकम बेसिक एग्जेम्पन से ज्यादा नहीं है तो मेरे को टैक्स तो आएगा नहीं तो प्लीज मेरा टीडीएस मत काटो, तो उस केस में वो आपका टीडीएस नहीं काटेगा अगर आपको ये 5 सेक्शन की इनकम होती है। 192 ए, 193, 194 ए, 195, 194 डीए एंड 194 आई, अगर ये 5 सेक्शन की इनकम होती है तो आप डिक्लेरेशन दे सकते हो। नॉर्मल केस में 15G और अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो 15H देगा। लेकिन एक बात समझना, यहां पे जो आपको इनकम मिल रही है ना वो इनकम इटसेल्फ इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन। जो आपको इनकम मिल रही है वो इनकम इटसेल्फ इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन। जैसे मान लो मेरी मम्मा है और मम्मा सीनियर सिटीजन नहीं है, मम्मा का बेसिक एग्जेम्पशन 2.5 लाख है, मम्मा को बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है 3 लाख का, बट उन्होंने एलआईसी में पैसा डाल दिया तो टैक्स तो कुछ आ नहीं रहा है बिकॉज इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से कम है। क्या मम्मा डिक्लेरेशन दे सकती है? आंसर इज नो, नहीं दे सकती। मींस जो आपको इनकम मिल रही है दैट इनकम इटसेल्फ इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन, भले आपका नेट टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से कम है तो यहां पे आपने जो डिक्लेरेशन दोगे वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के केस में ये एक्सेप्ट की जाएगी। जैसे सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट बैंक से मिलता है वो 4 लाख का है, ठीक है, सीनियर सिटीजन है उसको बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, वो बैंक का इंटरेस्ट है वो 4 लाख का है और डिडक्शन के बाद वगैरह उस पर टैक्स नहीं आ रहा है ड्यू टू 87 एंड ऑल, तो उस केस में क्या डिक्लेरेशन एक्सेप्ट की जाएगी? आंसर इज यस, वहां पे डिक्लेरेशन एक्सेप्ट की जाएगी। इस साल एक नई सेक्शन आई है दैट इज द सेक्शन
197B करके, और 197B जो ऐड की है वो सेक्शन ये बोलती है कि बेटा यहां पे रेट क्रैश होगा। रेट क्रैश कौन कौन सी सेक्शन में हुआ है समझना। एक तो 193 में हुआ, 194 में हुआ, 194A, 194C, 194D, 194DA। ये 194E और 194F है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं करके, ठीक है, इसके लिए उसको कवर करते नहीं, बिकॉज 194F तो एक ऐसा है कि आपने म्यूचुअल फंड की कुछ यूनिट है वो 91 92 में खरीदी थी और उसका कुछ पैसा मिलता है तो टीडीएस कटेगा, दैट इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट बोथ सेक्शन। ओके, सो मैंने क्या बोला, देखो 193 194 इंटरेस्ट वाला, 194A इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटी, 194C कॉन्ट्रैक्ट, 194D इंश्योरेंस एजेंट का कमीशन, ठीक है, 194DA दैट इज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी, 194G गैम्बलिंग कौन सिखाता है, इंश्योरेंस एजेंट, 194H दैट इज कमीशन, 194I रेंट, IA इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो, IB इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे लेते हो, IC वो आपका जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, J में जानी दुश्मन प्रोफेशनल फीस एंड ऑल, के मतलब आपका डिविडेंड वाला, नॉट डिविडेंड, UTI म्यूचुअल फंड वाला करके, ठीक है, 194 था डिविडेंड वाला यहां पे। 194LA आपकी प्रॉपर्टी जो है वो कंपलसरी एक्वायर हो जाती है। 194LBA क्या होता है कि अगर कोई भी तुम्हारा, याद है 194LBA बिजनेस ट्रस्ट में अपन ने पढ़ा था कि जो बिजनेस ट्रस्ट है वो यूनिट होल्डर को जब पेमेंट करता है और रेजिडेंट यूनिट होल्डर है करके, ठीक है, तो यहां टीडीएस का रेट है वो क्रैश होगा, 10% की जगह 7.5% हो जाएगा। 194LBB क्या बोलता है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट फंड है वो अपने रेजिडेंट यूनिट होल्डर को पेमेंट करेगा तो 10% की जगह जो रेट है वो 7.5% हो जाएगा। और 194LBC क्या बोलता है, अगर कोई सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट है वो रेजिडेंट यूनिट होल्डर को पेमेंट करेगा तो यहां पे टीडीएस का रेट क्रैश होगा, बट ये रेट क्रैश है वो सिर्फ इस पर्टिकुलर पीरियड में होगा, मींस 14 में 2020 से लेकर और 31 मार्च 2021 के बीच में अगर टीडीएस रिक्वायर्ड टू बी डिडक्ट था तो उस केस में 25% टीडीएस रेट का क्रैश हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, टीडीएस का पेमेंट का ड्यू डेट क्या है, तो मैं आपको बताऊं पेमेंट का ड्यू डेट क्या है कि भैया जिस महीने में टीडीएस काटा अगले महीने की 7 तारीख तक आपको जमा करवाना है। जिस महीने में आप टीडीएस काटोगे अगले महीने की 7 तारीख तक आपको जमा करवाना है, लेकिन मार्च का टीडीएस आपको 30 अप्रैल तक जमा करवाना है। क्या बोला मैंने, मार्च का टीडीएस आपको 30 अप्रैल तक जमा करवाना है। तो मैंने क्या बोला, एक बात समझना, मैंने क्या बोला कि अगर मान लो कोई भी टीडीएस आप काटोगे अगले महीने की 7 तारीख, मार्च का टीडीएस 30 अप्रैल तक, लेकिन एक चीज समझना, अगर आपने टीडीएस काटा है 194IA में, 194IB में या 194I में, 194IA में, 194IB में, 194M में, क्या बोला मैंने, 3 सेक्शन बोली, 194IA, 194IB या 194M। 194IA क्या था, इमूवेबल प्रॉपर्टी 50 लाख या उससे ज्यादा का एक्वायर करते हो। 194IB क्या था, इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे लेते हो, 50,000 या उससे ज्यादा का रेंट है। एंड 194M क्या था, मिक्सचर ऑफ 3 सेक्शन, 50 लाख से ज्यादा का प्रोफेशनल फीस, कमीशन एंड आपका ब्रोकरेज वो सब देते थे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वाला। तो ये 3 सेक्शन ऐसी है जिसमें आप जो टीडीएस काटोगे ना, आप तो एक तो 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं, उन तीनों सेक्शन में आपको 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं। और बेटा जो टीडीएस आपने इस महीने में काटा ना, अगले महीने के 30 डेज में आपको जमा करवाना है। मींस अगले महीने की 7 तारीख नहीं, इस महीने में टीडीएस काटा तो अगले महीने के 30 डेज में जमा करवाना है। और यहां आपको 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं, आपका पेन नंबर चलेगा। और यहां पे रिटर्न कौन से फॉर्म में फाइल होता है, 26 QB QC एंड QD। मींस 194IA है तो 26 QB, अगर मान लो 194IB है तो 26 QC और 194M है तो 26 QD। ये तुम्हारे जो 3 फॉर्म है, इन फॉर्म में रिटर्न जाएगा। और रिटर्न भी बेटा कब तक फाइल करना है, अगले महीने के 30 दिन के अंदर अंदर। सो अलोंग विथ रिटर्न है वो आपको टीडीएस का गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। अब एक बात समझना सर, टीडीएस रिटर्न की ड्यू डेट क्या रहती है, तो टीडीएस रिटर्न की ड्यू डेट क्या रहती है, क्वार्टरली जाता है रिटर्न। जैसे ही क्वार्टर एंड हो जाता है, क्वार्टर एंड के बाद अगले महीने का लास्ट डेट, तो जैसे जून क्वार्टर एंड हुआ तो 31 जुलाई, सितंबर क्वार्टर तो 31 अक्टूबर, दिसंबर क्वार्टर तो 31 जैन, बट मार्च क्वार्टर के लिए 30 अप्रैल नहीं, 31 मई, क्योंकि 30 अप्रैल तक तो आपको मार्च का टीडीएस है वो जमा करवाना पड़ता है, तो यार 31 मई तक है वो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। टीसीएस के केस में ये डेट जो है वो 15th हो जाती है, टीसीएस रिटर्न की ये डेट है वो 15th हो जाती है। अब एक और चीज समझना, जो भी आप टीडीएस रिटर्न फाइल करोगे यहां उसका प्रोसेसिंग होता है अंडर सेक्शन 200A। और 200A सेक्शन ये बोलती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो सीपीसी है बैंगलोर में, वो क्या करता है, आपके टीडीएस रिटर्न का प्रोसेसिंग करता है। अगर उसमें कोई अरिथमेटिक एरर है या इनकरेक्ट क्लेम है तो उसको रेक्टिफाई करने के बाद आपको इंटीमेशन मिल जाती है, टीडीएस टीसीएस इंटीमेशन। और टीडीएस टीसीएस इंटीमेशन है वो आपको कब तक मिलेगी, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वाज फाइल्ड। विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वाज फाइल्ड है, आपको वो टीडीएस टीसीएस इंटीमेशन है वो मिल जाती है। अब एक और चीज समझना, आपने अगर मान लो किसी का टीडीएस जो है नहीं काटा तो क्या होगा, तो टीडीएस अगर आपने नहीं काटा या काटा बट गवर्नमेंट को जमा ही नहीं करवा रहे हो तो आपको असेसी इन डिफॉल्ट बनाया जा सकता है। और आपको असेसी इन डिफॉल्ट बनाया जाता है तो उस केस में आपका सेक्शन 220 का इंटरेस्ट और 221 की पेनल्टी लग जाएगी। अब एक और चीज समझना कि बेटा अगर मान लो आपने टीडीएस लेट काटा या फिर आपने टीडीएस काटा बट गवर्नमेंट को लेट जमा करवाया तो आपको एक इंटरेस्ट लगता है।
अगर आपने लेट काटा या लेट जमा करवाया तो आपको एक इंटरेस्ट लगता है 201(1)(a) वाला। और ये इंटरेस्ट कब से कब तक लगता है? देखो, अगर आपने लेट काटा तो लेट डिडक्शन पे इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच टीडीएस वाज डिडक्टिबल टिल द डेट ऑन विच टीडीएस इज डिडक्टेड। मैंने क्या बोला? इंटरेस्ट जितना अमाउंट टीडीएस का आपने नहीं काटा था, उस लेट काटा है आपने, तो उस पे इंटरेस्ट लगेगा जितना टीडीएस का अमाउंट था उस पे 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच टीडीएस वाज डिडक्टिबल टिल द डेट ऑन विच टीडीएस वाज डिडक्टेड। और एक बात बताओ, लेट जमा करवाया, जैसे मान लो इस मंथ में आपने टीडीएस जमा करवाया, अगले महीने की 7th तक आपको जमा करवाना, इस महीने में टीडीएस काटा तो अगले महीने के 7th तक जमा करवाना है। आपने अगर 7th को जमा नहीं करवाया, 8th को जमा करवाया तो इंटरेस्ट लगेगा। आंसर इज यस। कितना लगेगा? 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। बट सर कब से लगेगा? क्या 8th से लगेगा? ना बाबा ना, यहां इंटरेस्ट लगेगा फ्रॉम द डेट ऑन विच टीडीएस वाज डिडक्टेड टिल द डेट ऑन विच टीडीएस इज पेड टू गवर्नमेंट। मैंने क्या बोला? लेट डिपॉजिट करवाया, इंटरेस्ट लगेगा 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच टीडीएस डिडक्टेड टिल द डेट ऑन विच टीडीएस इज पेड टू गवर्नमेंट। मीन जिस दिन टीडीएस काटा उस दिन से लेकर जिस दिन आपने टीडीएस गवर्नमेंट को जमा करवाया उस दिन तक आपको इंटरेस्ट लगेगा 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। अब एक बात समझना, टीडीएस रिटर्न अगर आप गवर्नमेंट को लेट फाइल करते हो तो उसमें 200 रुपया पर डे का आपको फीस लगेगा। तो जितने दिन का डिले है उसमें 200 रुपया पर डे का फीस लगेगा अंडर सेक्शन 234E। अब एक और चीज समझना, क्या आपको पता पीजीबीपी में मैंने एक कंसेप्ट पढ़ाया था कि अगर मान लो आपने टीडीएस नहीं काटा, सपोज हमने किसी को पेमेंट किया, हमने टीडीएस नहीं काटा, गलती हो गई, बट आगे वाला बंदा बड़ा ईमानदार है, उसने क्या किया, उस इनकम को अपनी इनकम में कंसीडर कर लिया, उसने अपना रिटर्न फाइल कर दिया, जो टैक्स आता था वो पे कर दिया, और हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक फॉर्म लाके दे देते हैं अंडर सेक्शन 20 अंडर फॉर्म नंबर 26A करके एक फॉर्म होता है। वो फॉर्म हम अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट से लाके दे देते हैं तो उस केस में हम असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माने जाएंगे। और भैया वो खर्चा भी हमको पता 30% 100% पीजीबीपी सेक्शन 40 में अलाउ हो जाता था। कब अलाउ होता था? जब आगे वाले ने अपना रिटर्न फाइल कर दिया। लेकिन वहां पे सेक्शन 2011A का इंटरेस्ट भी लगेगा। कब से? जिस दिन 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच टीडीएस वाज डिडक्टेबल टिल द डेट ऑन विच पेई फाइल द रिटर्न। मतलब जिस दिन पेई ने अपना रिटर्न फाइल किया उस दिन तक आपको 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ जितना टीडीएस नहीं काटा था उस पर इंटरेस्ट लग जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ यस पीपल। अब अपन चालू करते हैं टीसीएस। टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। अब एक चीज समझना, कुछ गुड्स का सेल होता है और सेल के केस में सेलर क्या करेगा? बायर से टैक्स कलेक्ट करेगा। सेलर क्या करेगा? बायर है, वो बायर से टैक्स कलेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड टीसीएस। अब एक चीज समझना, टीसीएस कब कलेक्ट करना है? तो टीसीएस कलेक्ट करना है आइदर एट द टाइम ऑफ डेबिटिंग द पार्टी और रिसीव द पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। या तो जो पेमेंट पैसा मिलता है तब, या फिर डेबिटिंग द पार्टी व्हिचएवर इज अर्लियर। लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है, एक तो तुम्हारा 2061F वाला, दैट इज मोटर व्हीकल के केस में, और एक तुम्हारा 2061H वाला। H वाला मतलब वो सेल ऑफ गुड्स, इस साल से आया 50 लाख से ज्यादा वाला। ये दो केस ऐसे हैं जिसमें आपको टीसीएस कलेक्ट करना है ओनली एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। ओनली एट द टाइम ऑफ द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट है वो आपको टीसीएस है वो कलेक्ट करना। तो मैंने क्या बोला, सब केसेस में टीसीएस कब कलेक्ट करोगे? एट द टाइम ऑफ डेबिटिंग द पार्टी और पेमेंट रिसीव होता है व्हिचएवर इज अर्लियर। बट दो उसके एक्सेप्शन है, एक तो तुम्हारा 2061F वाला मोटर व्हीकल वाला, और दूसरा तुम्हारा 1H वाला, दैट इज सेल ऑफ गुड्स 50 लाख से ज्यादा वाला। उसमें जब कंसिडरेशन मिलेगा तभी आपको टीसीएस वो कलेक्ट करना है। अब क्वेश्चन यह आता है कि सर टीसीएस है वो कौन कौन से गुड्स पे लगता है? तो सबसे पहला अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बेवड़े लोगों के पीने का दारू, उस पे टीसीएस लगेगा 1% की रेट से। दूसरा तेंदू लीव्स मतलब बीड़ी पत्ता, उस पे 5% की रेट से। टिंबर एंड एनी अदर प्रोडक्ट है उस पे आपका 2.5% की रेट से। स्क्रैप पे आपका 1%, मिनरल बीइंग कोल, लिग्नाइट और आयरन ओर है उस पे 1%, एंड मोटर व्हीकल है उस पे 1% की रेट से टीसीएस आएगा। तो देखो बेटा, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन 1%, तेंदू लीव्स 5%, टिंबर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट 2.5%, स्क्रैप पे 1%, मिनरल कोल, लिग्नाइट एंड तुम्हारा आयरन ओर उस पे 1%, मोटर व्हीकल पे 1%। अब एक बात समझना, कोविड की वजह से रेट चेंज हुई और 14 मई 2020 से लेकर और 31 मार्च 2021 तक आपका जो टीसीएस का रेट है वो कहां पे चेंज हुआ? अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में कोई भी चेंज नहीं है। पहले भी 1% था, कोविड पीरियड में भी 1% है, बट बाकी सब जगह है वो 75% हो गया। मींस यहां तेंदू लीव्स में आपका 3.75 हो गया, 2.5 की जगह 1.875 हो गया, 1% की जगह 0.75, और यहां पे तीनों जगह आपका 0.75 हो गया। अब एक और चीज समझना, मोटर व्हीकल के केस में आपका टीसीएस तभी कलेक्ट होगा जब सेल वैल्यू है वो 10 लाख से ज्यादा है। में सिंगल ट्रांजैक्शन सेल वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है तो उस केस में टीसीएस कलेक्ट होगा, अदरवाइज टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। अब एक और चीज समझना, बायर है अगर वो गवर्नमेंट है, एम्बेसीज है, कॉन्सुलेट है, हाई कमीशन है, तो उस केस में टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, टीसीएस है वो लीज एंड लाइसेंस के केस में लगता है। तीन चीजों का लीज एंड लाइसेंस, किस किस चीज का? या तो पार्किंग लॉट का, या टोल प्लाजा, माइन एंड क्वेरी। तो पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन एंड क्वेरी, उसका अगर लीज एंड लाइसेंस होता है तो वहां पे भी टीसीएस आएगा 2% की रेट से।
लीज के केस में भी भैया यहां पे जो लेसी रहेगा करके, ठीक है, वो लेसी क्या करेगा, जब भी लीज का रेंट का पेमेंट करेगा लेसर को, तो वो वहां पे टीसीएस भी अपना देगा और 2% की रेट से टीसीएस लगेगा। कोविड की वजह से यहां पे आपका रेट है वो 1.5% हो जाएगा। और एक बात समझना, माइंस के केस में भी, या माइंस का लीज एंड लाइसेंस है, वहां टीसीएस लगेगा, लेकिन मिनरल ऑयल्स की माइन को छोड़ के। अब एक और चीज समझना, यहां 1 से लेके 5 तक के ये जो गुड्स है ना, ये वाले गुड्स जो है अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए खरीदते हो, आपका ए से लेके ई तक का, एफ नहीं, अगर ये पर्सनल यूज के लिए खरीदते हो तो उस केस में टीसीएस नहीं आएगा। जैसे आप मान लो 100 रुपए की दारू खरीदते हो, तो क्या आप अपना 1% टीसीएस दोगे? आंसर इज नो, वहां पे टीसीएस देने की जरूरत नहीं। लेकिन मोटर व्हीकल आप अगर पर्सनल पर्पस के लिए खरीदते हो तो भी आपका टीसीएस है, वो टीसीएस आएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, ये जो गुड्स दे रखे हैं ना, ये गुड्स अगर आप खरीदते हो और आप रेजिडेंट पर्सन हो और आप ये डिक्लेरेशन देते हो कि ये जो गुड्स है मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज करने वाला हूं या किसी और गुड्स के प्रोडक्शन में यूज करने वाला हूं, जैसे अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, वो आप मेडिसिन बनाने में यूज करने वाले हो, तो आप ये डिक्लेरेशन देते हो, तो उस केस में आपका टीसीएस है वो टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो जो भी तुम्हारा पेई है यहां पे, ठीक है, पेई का मतलब कौन होता है? जिसको पेमेंट किया जाता है। पेयर कौन होता है? जो पेमेंट करता है। तो यहां पे एक बात समझना, जब मैं बोलूंगा कलेक्टी जो है, वो कलेक्टी जो है जिससे पेमेंट कलेक्ट किया जा रहा है, मींस कुल मिला के बायर बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए, बायर को अपना पेन नंबर देना पड़ेगा सेलर को। बायर जो होगा वो अपना पेन नंबर देगा सेलर को। अगर उसने अपना पेन नंबर नहीं दिया तो टीसीएस कौन सी रेट से कटेगा पता है? टीसीएस है वो कौन सी रेट से कलेक्ट होगा? जो भी रेट है उसका डबल या 5%, विचएवर इज हायर। जो भी रेट है उसका डबल या 5%, विचएवर इज हायर। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, मैंने मोटर व्हीकल खरीदा और मोटर कार खरीदा, मैंने मेरा पेन नंबर नहीं दिया, तो उस केस में मेरा टीसीएस वो कौन सी रेट से सेलर कलेक्ट करेगा पता है? 1% मल्टीप्लाई बाय 2 कम्स टू 2% और 5%, व्हिचएवर इज हायर इज 5%। बट मान लो तेंदू लीव्स मैंने खरीदा, और तेंदू लीव्स मैंने खरीदा, तो उस केस में टीसीएस कौन सी रेट से कलेक्ट होगा? 5% मल्टीप्लाई बाय 2 कम्स टू द 10%। तो 10% और 5% हायर कम्स टू 10%, तो 10% की रेट से टीसीएस है वो आ जाएगा। अब एक चीज समझना, मोटर व्हीकल से रिलेटेड एक सर्कुलर है कि मोटर व्हीकल में ये जो है, क्या लग्जरी व्हीकल पे ही टीसीएस आएगा? आंसर इज नो। यहां लग्जरी नहीं, कोई भी मोटर व्हीकल 10 लाख से ज्यादा वाला है, वहां पे आपका 1% की रेट से टीसीएस आएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे कि जब मैन्युफैक्चरर डीलर को मोटर व्हीकल बेचेगा, जो मैन्युफैक्चरर है वो डीलर को मोटर व्हीकल बेचेगा, तो क्या टीसीएस आएगा? आंसर इज नो। यहां पे सिर्फ रिटेल सेल होती है मोटर व्हीकल की, वहीं पे आपका टीसीएस है वो टीसीएस आएगा। अब एक और चीज समझना, कंसिडरेशन अगर कैश या चेक में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, कैश या चेक है, 10 लाख से ज्यादा है टीसीएस आएगा। अब एक और चीज समझना, आज मैंने 10 लाख की एक कार खरीदी, कल वापस 10 लाख की खरीदी, परसों वापस 10 लाख की खरीदी, तो 3-10-10 लाख की कार खरीदी, मोर देन 10 लाख नहीं है, क्या टीसीएस आएगा? आंसर इज नो, नहीं आएगा। बस पूरे साल की सेल को एग्रीगेट नहीं करने का, यहां पे सिंगल सेल देखना पड़ेगा। अगर सिंगल सेल आपका 10 लाख से ज्यादा है तो ही टीसीएस आएगा। उसके बाद में एक और चीज समझना, एक नई सेक्शन आई है 206C1G। क्या बोला? 206C1G। मेरी तरफ ध्यान दो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। अगर कोई भी डीलर है जो कि इंडिया के बाहर पैसा रेमिट करता है, डीलर मतलब बैंक्स वगैरह होती है ना, दैट इज कॉल्ड डीलर। तो अगर कोई डीलर है, ऑथोराइज डीलर है, वो क्या करता है? किसी भी पर्सन से पैसा लेता है, और वो किस लिए लेता है? इंडिया के बाहर रेमिट करना है अंडर एलआरएस स्कीम, दैट इज लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, जो आरबीआई का है। तो अगर वो किसी भी पर्सन से पैसा लेता है इंडिया के बाहर रेमिट करने के लिए, और वो पैसा जो है वो पूरे साल में 7 लाख रुपए से ज्यादा है, 7 लाख से ज्यादा है, तो जो भी इन एक्सेस ऑफ 7 लाख वाला अमाउंट है, उस पर वो 5% की रेट से टीसीएस कलेक्ट करेगा। तो मैंने क्या बोला? ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। अगर कोई ऑथोराइज डीलर है, वो किसी भी पर्सन से पैसा लेता है, ठीक है, और किस लिए? इंडिया के बाहर रेमिट करने के लिए अंडर एलआरएस स्कीम, और वो 7 लाख से ज्यादा है, तो इन एक्सेस ऑफ 7 लाख पे 5% की रेट से टैक्स कलेक्ट करेगा। जैसे मान लो एक डीलर है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, उसने किसी से कलेक्ट किया 10 लाख, तो 10 लाख कलेक्ट किया, तो 3 लाख पे 5% की रेट से टीसीएस है वो आ जाएगा। अब एक और चीज समझना, जो पैसा कलेक्ट किया जा रहा है, वो पैसा अगर एजुकेशनल लोन वाला है, मींस आगे वाले ने एजुकेशनल लोन लिया था, और वो एजुकेशनल लोन वाला पैसा इंडिया के बाहर रेमिट किया जा रहा है, तो यहां पे टीसीएस का रेट 5% की जगह 0.5% होगा। टीसीएस का रेट है वो 5% की जगह 0.5% होगा। अब एक और चीज समझना, ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन है वो 1 अक्टूबर 2020 से आई है, और यहां पे रेट क्रैश नहीं है। यहां पे 75% वाला जो रेट है वो ऐसा नहीं है कि 75% रेट लगेगा, 5 मतलब 5 और 0.5 मतलब 0.5। अब एक और चीज समझना, अगर कोई सेलर है, उसने किसी को ओटीपीपी बेचा, क्या बेचा? ओटीपीपी।
ओटीपीपी मींस ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, जो फॉरेन हनीमून पैकेज वगैरह बेचते हैं, घूमने के पैकेज वगैरह, दैट इज कॉल्ड ओटीपीपी। तो अगर कोई सेलर है जिसने बायर को ओटीपीपी बेचा, तो यहां पे बायर से वो 5% है वो टीसीएस कलेक्ट करेगा। कितना? 5% टीसीएस। यहां पे वो 7 लाख का लिमिट नहीं है, वो एलआरएस वाली स्कीम में 7 लाख का लिमिट था, यहां पे 5%, वो 7 लाख का लिमिट नहीं है। तो देखो दो पार्ट है यहां पे, इधर देखो मेरी तरफ देखो। अगर कोई भी ऑथोराइज्ड डीलर है वो किसी भी पर्सन से एलआरएस स्कीम में इंडिया के बाहर रेमिट करने के लिए 7 लाख से ज्यादा कलेक्ट करता है, तो जो भी इन एक्सेस ऑफ 7 लाख रहेगा उस पे 5% की रेट से टीसीएस कलेक्ट करेगा। जो इन एक्सेस ऑफ 7 लाख है उस पे 5% की रेट से टीसीएस कलेक्ट करेगा। अगर वो एजुकेशनल लोन वाला पैसा था तो सिर्फ 0.5% की रेट से टीसीएस कलेक्ट करेगा। अब एक बात समझना, अगर कोई सेलर ने किसी को ओटीपीपी बेचा, दैट इज ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, मींस फॉरेन घूमने का, जिसमें होटल है, रहना है, जाना है, आना है, सब उसमें है, वो शामिल है, वो वाला ओटीपीपी बेचा, तो उससे जो पैसा कलेक्ट करेगा उसमें 5% है वो उसका टीसीएस कलेक्ट करेगा। अब एक और चीज समझना, ये सेक्शन नहीं लगेगी अगर जो बायर है उस बायर ने अगर टीडीएस काट लिया। अगर बायर जब सेलर को पेमेंट कर रहा है उसने अगर टीडीएस काट लिया, जैसे मान लो मैंने ओटीपीपी खरीदा मेरे बिजनेस के लिए, मैंने अंडर सेक्शन 194C कॉन्ट्रैक्ट में टीडीएस काट लिया, तो उस केस में बेटा टीसीएस है वो टीसीएस नहीं लगेगा। या फिर जो बायर है वो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, लेगेशन, कमीशन, कॉन्सुलेट, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन है, तो उस केस में ये सेक्शन है, ये सेक्शन नहीं लगे। कि यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, एक सेक्शन होती है 206C1H। ये सेक्शन क्या बोलती है? बड़ी सिंपल है, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। इधर देखो मेरी तरफ देखो। अगर कोई सेलर है जो गुड सेल करता है, लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। मैंने क्या बोला? कोई सेलर है जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। कोई सेलर है जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर किससे ज्यादा है? 10 करोड़ से ज्यादा है। लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है सेलर का, और वो उसने इस प्रीवियस ईयर में अगर किसी को गुड सेल किया जो 50 लाख रुपए से ज्यादा है, तो जब भी वो कंसिडरेशन कलेक्ट करेगा तो इन एक्सेस ऑफ 50 लाख, जो इन एक्सेस ऑफ 50 लाख का कंसिडरेशन रहेगा, इन एक्सेस ऑफ 50 लाख, उस पे बेटा इन एक्सेस ऑफ 50 लाख पे 0.1% की रेट से टीसीएस कलेक्ट करेगा। तो मैंने क्या बोला? इधर देखो मेरी तरफ देखो, सेक्शन 206C1H क्या बोलता है? अगर कोई भी सेलर है जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, लास्ट ईयर का टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज्यादा है, और वो क्या करता है? सेल करता है गुड्स, सर्विस नहीं है, गुड्स का सेल करता है किसी को, और 50 लाख से ज्यादा इस साल में सेल है, तो उसका जो कंसिडरेशन कलेक्ट होगा इन एक्सेस ऑफ 50 लाख पे बेटा 0.1% की रेट से टीसीएस आएगा। लेकिन कोविड की वजह से यहां पे रेट है वो 0.1% की जगह 0.075% हो जाएगी। जो कोविड की वजह से ये रेट है ये 0.075% है वो हो जाएगी। You got my point or not? Yes। अब एक और चीज समझना, अगर यहां पे बायर ने अपना पेन नंबर नहीं दिया, तो बायर ने पेन नंबर नहीं दिया तो टीसीएस की रेट क्या हो जाएगी? डबल और 5% विच एवर इज हायर। डबल मींस आपका 0.1% की जगह 0.2% और 5% विच एवर इज हायर, लेकिन यहां 5% नहीं, यहां 1% आएगा। यहां 5% की जगह बेटा 1% आ जाएगा इस सेक्शन में। तो इस सेक्शन में अगर बायर ने अपना पेन नंबर नहीं दिया तो 1% की रेट से टीसीएस आएगा इंस्टेड ऑफ द 0.1%। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, यहां पे अगर बायर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन या कॉन्सुलेट, स्टेट रिप्रेजेंटेशन है, तो ये सेक्शन नहीं लगेगी। दूसरी चीज, अगर मान लो कोई भी गुड्स है वो आप इंपोर्ट कर रहे हो इंडिया के बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इस केस में ये सेक्शन नहीं लगेगी। उसके बाद अगर मान लो कोई भी गुड्स है वो एक्सपोर्ट किया तो फॉरेनर से पैसा मिल रहा है, अगर आपने एक्सपोर्ट किया और फॉरेनर से पैसा मिल रहा है तो उस केस में ये सेक्शन है, ये सेक्शन नहीं लगेगी। और एक और चीज समझना, अगर बायर ने टीडीएस काट लिया है तो उस केस में टीसीएस नहीं लगेगा। अगर बायर ने पेमेंट करते टाइम टीडीएस काट लिया है तो उस केस में टीसीएस नहीं लगेगा। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक। उसके बाद ये फेसलेस कलेक्शन एंड रिकवरी वाला जो अमेंडमेंट है वो आपके असेसमेंट वाले पार्ट में होता है कि भैया अभी फ्यूचर में जाके हर चीज है वो फेसलेस होने वाली है। उसके बाद एक सर्कुलर दे रखा है सीबीडीटी का, और ये सर्कुलर जो है ये नई सेक्शन जो दोनों आई है, एक तो 206C1G और 1H करके, और वहां पे टीडीएस में 194O, उससे रिलेटेड ये सर्कुलर है। तो आप इस सर्कुलर को एक बार आप रीड कर लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने हर एग्जांपल के साथ में इसको दे रखा है। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर टॉपिक टीडीएस एंड टीसीएस। बड़ा ढंग से ये टॉपिक आप करके जाओगे, और इस क्वेश्चन, इस कॉम्पैक्ट में जो जो एग्जांपल दे रखे हैं वो बड़े ढंग से आप करके जाओगे, क्योंकि एग्जामिनर आपको टेस्ट करेगा इस बार टीडीएस में अमेंडमेंट्स पे, क्योंकि अमेंडमेंट ज्यादा है, और जब अमेंडमेंट ज्यादा होते हैं तो ऑब्वियसली अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन से वो आने का चांस रहता है, और टीडीएस अच्छा खासा कवरेज करता है आपके एग्जाम में। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो ये एग्जांपल्स दे रखे एज वेल एज मैंने यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल बना के दे रखे हैं सर्कुलर पे, वो भी आप ढंग से देख के जाओगे। ठीक है, सो थैंक्स अ लॉट पीपल, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर टॉपिक टीडीएस एंड टीसीएस। बाकी
आगे क्या बोलूं, एग्जाम का टाइम टेबल आ चुका है मई एग्जाम वालों के लिए, जो मई 2021 में अपीयर कर रहे हैं उनके लिए एग्जाम के लिए टाइम टेबल आ चुका है। अब बेटा आप प्रिपेयर हो जाओ और भैया 100% देना चालू कर दो करके, ठीक है, बिकॉज एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है। अब अपना टाइम टेबल ढंग से बनाओ और उस टाइम टेबल में कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी मत लाओ और जितना टारगेट होता है उस टारगेट को अचीव करो, छोटे छोटे सेलिब्रेशन करो। टारगेट अचीव करने के बाद अपने आप को ये चैलेंज रखो कि भैया चलो आज अगर मान लो ये टारगेट अचीव हो गया करके, ठीक है, तो मैं ये करूंगा, मैं कहीं पे मान लो 1 घंटे के लिए टाइम पास करूंगा या 1 घंटे के लिए मैं घूमने जाऊंगा या अपने आप को मैं ट्रीट दूंगा, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट आप ऐसे अपने छोटे छोटे टारगेट्स बनाया करो कि चलो मैं 2 दिन के अंदर अंदर ये टॉपिक निपटा देता हूं, जैसे ही 2 दिन में हो जाता है मैं वहां आइसक्रीम खाने जाऊंगा, ठीक है। तो अपने आप को ऐसे चैलेंज दिया करो और वो चैलेंज को एकदम फटाफट कंप्लीट किया करो जिससे कि आप वो सेलिब्रेट कर सको। और ऑब्वियसली छोटे छोटे टारगेट अपने को देके और वो सेलिब्रेट कर किया करो, सिर्फ सेलिब्रेट मत किया करो, उसके साथ में वो टारगेट अचीव होता है तो ही सेलिब्रेट किया करो, नहीं तो वो सेलिब्रेशन को पोस्टपोन कर दिया करो और बोलो जब पूरा होगा ये कैंसिल, अगली बार वापस 3 दिन बाद का जो टारगेट है वो टारगेट कंप्लीट करूंगा तब मैं अपने आप को ट्रीट दूंगा। तो वैसा करके और आगे बढ़ा करो, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है। बस आप पढ़ाई करते रहो और बस फटाफट पास हो जाओ और सीए बन जाओ और पास हो जाओगे तो बहुत अच्छा होगा, मजा आएगा करके, ठीक है। और हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।